ओके जी। आ, हम एक दफ़ा स्टार्ट से इसको रिव्यू कर लेते हैं। ओके जी, हमारा सेशन था डीलिंग विद डिफिकल्ट पीपल। और इसके ऊपर हमने लास्ट सेशन में हमने इसके ऊपर बातचीत की थी कि जो डिफिकल्ट पर्सन्स हैं उनके साथ अगर हमने डील करना हो तो हम अगर उनके वर्स्ट पार्ट में से जो एक बेहतर चीज है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, किस तरह उसको हैंडल कर सकते हैं। इस चीज के ऊपर हमने लास्ट में डिस्कस किया था अपने लास्ट सेशन में। और हमने आइडेंटिफाई किया था कि जब आपके पास डिफिकल्ट पर्सन्स होते हैं तो उनकी 10 अनवांटेड बिहेवियर्स होते हैं जो कि डिफिकल्ट होते हैं, और उन बिहेवियर्स को डिफरेंट किस्म के नाम दिए गए थे। ये एक बुक है, डीलिंग विद डिफिकल्ट पीपल, डॉक्टर रिक ब्रिकमैन की। और उस बुक से जो है 80% जो है वो इस तमाम जो हमारा ये सेशन है इसका तमाम जो हमने चीज़ें इसकी ली हैं ये उस बुक में से ली हैं, और उसके अलावा कुछ अपनी चीज़ें हैं मेरी जो इसमें ऐड की हैं मैंने जो है। अब वो कौन से अनवांटेड बिहेवियर है, उसमें एक बिहेवियर जो उसको कहा गया है नंबर 1, वो है द टैंक। द टैंक इज द पुशी एंड रुथलेस। वो एकदम आप पे अटैक करता है, फोर्सफुल होता है, और वो पॉइंटेड आपके ऊपर अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा तो फिर रास्ते में जो भी चीज आएगी उसको वो रोनता हुआ चला जाएगा जो है। सेकंड जो था वो था द स्नाइपर। स्नाइपर जो है वो हमेशा जो है, जैसे स्नाइपर की नेचर होती है, वो हमेशा कवर में होता है, आपके ऊपर अटैक करेगा, उसको आपकी वीकनेस का पता होगा और वो आपकी वीकनेस को हाईलाइट करते हुए अटैक करेगा आपके ऊपर। और वो जब आप पे अटैक करेगा तो वो कोशिश करेगा कि वो आपको ऐसी जगह पे अटैक करे जहां पे आप मैक्सिमम लोगों के दरमियान में हो, ताकि आपको जो है वो प्रॉपर तरीके से वो एम्बैरस कर सके। स्नाइपर की दो कैटेगरीज होती हैं, एक होता है मलिशियस स्नाइपर और एक होता है फ्रेंडली स्नाइपर। ये दोनों का क्या इनकी इंटेंट होती है, कैसे इनको डील करना है, ये अभी आगे हम डिस्कस करेंगे जो है। थर्ड है द ग्रेनेड। द ग्रेनेड जो है ये एकदम आपने देखा होगा, एकदम कोई बंदा आता है और वो जस्ट आपके ऊपर ऐसे आके टेंट्रम फेंकेगा, वो एकदम बोलना शुरू करेगा, और उसके बाद वो आपको जो है वो मौका नहीं देगा, आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये मेरे साथ हुआ क्या जो है। ये वो बिहेवियर है जो सम टाइम हम अपने इर्द गिर्द फैमिली में भी देखते हैं, ऑफिस में भी देखते हैं, आपके बॉस भी होते हैं, और सम टाइम आपके टीम मेंबर्स भी होते हैं, आपके कोलीग्स भी होते हैं। सो इस तरह के बिहेवियर आपको वो देते हैं। उसके अलावा फोर्थ में दे नो इट ऑल। ये बड़ा जो है वो मजे का इम्पोर्टेंट सा एक बिहेवियर है। इसमें ये एक ऐसा बंदा होता है जिसको तमाम चीजों का पता, 98% उसकी चीजें करेक्ट होती हैं, बट वो जैसे जब करेक्ट होती हैं तो वो अपनी चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा वो फर्म होता है कि जो मैंने कहा वही ठीक कहा है। सो ऐसे लोगों को कैसे टैकल करना है और ऐसे लोगों को किस तरह से आपने हैंडल करना है, ये हम इसको डिस्कस करेंगे आगे। और फिफ्थ बिहेवियर, ये बड़ा जो है ना वो बिहेवियर बड़ा ट्रिकी सा होता है, और ये हमारे पास आजकल के दौर में ये ऐसा बिहेवियर है जो कि हमें 70% अपने आसपास मिलता है ये बिहेवियर, और ये है दे थिंक दे नो इट ऑल। तो हमारे इधर एक ये मामला है कि हर बंदे को सारा, ये ऐसा बंदा है जो समझता है मुझे सारा कुछ पता है। तो ऐसे ऐसे बिहेवियर को कैसे हैंडल करना है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। द यस पर्सन। यस पर्सन जो है वो ऐसा बिहेवियर है जो हर चीज को कहेगा जी ठीक है हो जाएगी, और ये बंदा हमेशा ओवर कमिटेड होता है बंदा। और ओवर कमिटेड होने की वजह से ये हमेशा जो है अपने टास्क पूरे नहीं कर सकता, और स्पेशली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ऐसा बंदा बहुत ही ज्यादा आपके लिए जो है वो पेनफुल हो जाता है, बिकॉज ये अपने टास्क कंप्लीट नहीं कर सकता और इनकार भी नहीं करता। द मे बी पर्सन, ये भी आपको कॉर्पोरेट कल्चर में, ऑफिसेज में आपको ऐसे बहुत लोग मिलते हैं जब आप कोई इंपॉर्टेंट टास्क पूरा करना चाह रहे होते हैं, एक मीटिंग चल रही होती है, तो ऐसा बंदा आपको हमेशा ना कोई हाँ में जवाब देगा ना ना में जवाब देगा, आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये किस साइड पे इसका व्यू है जो है। तो ऐसे पर्सन को कैसे हैंडल करना है। उसके बाद द नथिंग पर्सन।
ये नथिंग पर्सन जो है ये भी आपको फैमिलीज में भी मिलते हैं और हमारे ऑफिसेज में भी बहुत होते हैं। ये कुछ भी नहीं कहेंगे आपको, आप जो मर्जी करते रहे, इन्होंने आपको रिस्पॉन्स ही नहीं करना चाहिए। एंड देन द नो पर्सन जो है, ये एक ऐसा बंदा होता है कि जो आपका इस तरह का बिहेवियर देता है आपको कि ये हमेशा जो भी आप चीज पॉजिटिव बता रहे होंगे, ये उसको हमेशा कोई ना कोई नेगेटिव उसका जो है वो पार्ट दिखा के कहेगा कि ये चीज पॉसिबल ही नहीं हो सकती है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जब वो ये कर रहा होगा तो वो कहता है कि नहीं, मैं मेरी रियलिस्टिक अप्रोच है, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। एंड देन द लास्ट इज द वाइनर। ये वाइनर जो है, ये इस बिहेवियर का काम ये है कि ये हमेशा चीज कहेगा कि यार ये चीज इसलिए नहीं हो सकी कि सारा कुछ खराब है। मुल्क हमारा बिजनेस इसलिए नहीं चल सका कि मुल्क के हालात बहुत खराब है, इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरी है। और इसके अलावा जो है, जो मेरे इर्द गिर्द के मेरे टीम मेंबर हैं वो बिल्कुल यूजलेस हैं। और मैं कहीं पे भी काम करने जाता हूँ, मुझे कोई मेरा मेंबर रिस्पॉन्स नहीं करता। फैमिलीज के अंदर हमेशा अगर आपकी स्पाउस होगी, मियाँ बीवी दोनों ही, ये होगा कि वो कहेगा जी मेरे बच्चे नहीं मेरा ख्याल करते, बेगम कहेगी मेरे बच्चे ख्याल नहीं करते हैं, हस्बैंड मेरी तरफ तवज्जो नहीं देता, हस्बैंड कहेगा मेरी मेरी बेगम जो है वो मेरा ख्याल नहीं करी। सो ऑल द टाइम ये जो है किसी ना किसी जो है वो रीजनिंग के साथ जो है ये बताएंगे कि मैं हम बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम में है, और हमेशा सेल्फ पिटी रहते हैं ये लोग जो है। आगे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया कि हमारे पास अप्रोचेस कौन सी हैं जब हम इन बिहेवियर्स के साथ डील कर रहे होते हैं। तो 4 अप्रोचेस हैं: स्टे एंड डू नथिंग, वोट विद योर फीट, चेंज योर एटीट्यूड एंड चेंज योर बिहेवियर। स्टे एंड डू नथिंग, आपने ऐसी सिचुएशन में आप सम टाइम कुछ भी नहीं करते, और जो भी कोई वर्स्ट सिचुएशन है आप कहते हैं ये ठीक है होती रहे और हम इस सिचुएशन में इसी तरह रहेंगे जो है। इस सिचुएशन में सम टाइम सम हाउ किसी वक्त आपको शायद फायदा हो जाए, बट ये जो सिचुएशन है, ये जो अप्रोच है, ये इतनी हेल्दी नहीं है। बिकॉज जब आप नहीं कुछ करते तो फिर उस सिचुएशन में जब भी कुछ गलत होता है उसमें आपका कोई पार्ट नहीं होता, वो कुछ भी गलत हो सकता है जो है। और उसके बाद सेकंड है वोट विद योर फीट। सम टाइम सम डिस्कशन, सम डिबेट्स, सम सिचुएशंस ऐसी होती है जिसमें आपने अगर कुछ अपना टाइम दे भी दिया, आपने अपना ब्रेन लगा भी दिया, तो वो वर्थलेस है। उसमें कोई कोई मतलब वो वर्थफुल नहीं है कि आप उसके लिए अपना टाइम जाया करें। सो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जिस मैटर में मैं इस वक्त इन्वॉल्व हूँ, क्या वो इतनी वर्थ रखता है कि मैं इसके अंदर अपना टाइम लगाऊं जो है। सो वोट विद योर फीट। एंड थर्ड इज द चेंज योर एटीट्यूड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप कुछ कर रहे हैं तो अगर आप अपना एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी को देखें। हमेशा जब भी आप किसी किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल कर रहे होते हैं तो सिचुएशन ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होती। इन एनी केस यू हैव टू चेंज विद इन योर सेल्फ, देन यू कैन हैंडल द सिचुएशन। तो आपने इस चीज को हैंडल करने के लिए हमेशा अपना एटीट्यूड जो है उसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा वर्क करें तो वो हमेशा आपको सिचुएशन से निकालने में हेल्प आउट करता है। बट अकेला एटीट्यूड आपका आपको हेल्प आउट नहीं कर सकता, एटीट्यूड के साथ आपको बिहेवियर भी चेंज करना पड़ता है। इसमें एक बड़ा डिफरेंस हमें समझना चाहिए कि एटीट्यूड इज योर मेंटल अप्रोच एंड बिहेवियर इज योर फिजिकल अप्रोच। कि आपने सोचा, आपने उस चीज को अंडरस्टैंड किया, आपने उसके लिए आप पॉजिटिव हुए, बट जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं करेंगे तो आपका बिहेवियर शो नहीं होगा। सो इसका कॉम्बिनेशन जो है वो एटीट्यूड और बिहेवियर का, ये बहुत जरूरी होता है। इसके बाद जो है हम आए कि जो जो भी बिहेवियर्स हैं, डिफिकल्ट बिहेवियर्स हैं, इनके पीछे हमें इंटेंट देखनी होती है कि इंटेंट क्या है, क्या वजह है कि ये बिहेवियर डेवलप हुआ। तो जो एक रिसर्च से जो चीज आइडेंटिफाई वो ये हुई कि हमेशा 4 किस्म की इंटेंट्स होती हैं जो भी डिफिकल्ट बिहेवियर होता है। उसमें जो सबसे पहली इंटेंट है वो है कि गेट द टास्क डन। कि सम टाइम जब आपका कोई टास्क आपने कंप्लीट करना होता है तो आप डिफिकल्ट बिहेवियर में चले जाते हैं, या जो आपका डिफिकल्ट पर्सन है वो उस बिहेवियर में चला जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई टास्क कंप्लीट करना है कोई ऑफिस में, आपने कहीं पहुंचना है, आप कोई काम करना चाह रहे हैं और आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, और आप उस चीज को कंप्लीट करने के लिए उस वक्त आप इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि आप उस वक्त ना किसी के इमोशंस का ख्याल करेंगे, ना आप उस वक्त
कोई आप मॉरल्स का ख्याल करेंगे ना, कोई रूल्स का ख्याल करेंगे, जस्ट टू कंप्लीट द टास्क। आपकी तमाम इंटेंशन जो है वो टास्क को कंप्लीट करने में होती है। उसके बाद गेट द टास्क राइट। जब आप इस सिचुएशन में जाएंगे तो आपकी कोशिश होती है कि मेरा जो टास्क है वो इतना ज्यादा परफेक्ट हो कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो जो है। तो एक ये इंटेंट है। फिर गेट along विद पीपल। इसमें हमेशा आपको वो लोग मिलेंगे जो चाहेंगे कि हमारे साथ जो है, जब हम जो काम कर रहे हैं उसमें सब हमें अच्छा समझें, और हमारे साथ सब लोग जो हैं वो साथ चलें, जो हम काम करना चाह रहे हैं वो उसमें कोई हमसे नाराज ना हो जाए। तो एक ये आ जाता है बिहेवियर, और इस बिहेवियर में इंटेंट बेसिकली ये होती है। एंड देन द लास्ट इज द गेट एप्रिसिएशन फ्रॉम पीपल। कि जब आप लोगों से एप्रिसिएशन लेना चाहते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि फिर आप उस वक्त मतलब यस पर्सन भी बन जाते हैं, मे बी पर्सन भी बन जाते हैं। आप नथिंग पर्सन के, ठीक है यार जैसे लोग चल रहे हैं वैसे मैं चलूं और लोग मुझे अच्छा कहेंगे जो है ना। बट उसमें डिफिकल्ट समटाइम ये होता है कि टैंक भी ये हो जाता है। और उसमें जो है द नो इट ऑल जो है वो भी ऐसा हो जाता है कि बेसिकली वो एप्रिसिएशन लेना चाह रहे होते हैं कि हम सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं जो है। अच्छा जी। ये सारी इंटेंट्स हमने डिस्कस कर ली। अब हम अपने जो है वो आज के सेशन की तरफ आते हैं। देखें, कॉन्फ्लिक्ट अकर व्हेन द emphasis on differences, reduce differences can turn conflict into cooperation। जब भी आपका कॉन्फ्लिक्ट कोई रेज होता है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए अगर हम अंडरस्टैंड कर जाएं इंटेंट्स को, चीजों को, डिफिकल्ट पर्सन के बिहेवियर को, अगर उसको हम अंडरस्टैंड कर लें तो वही चीज आपकी बजाय जो आपके अगेंस्ट चल रही है वो आपकी कॉपरेशन में चलनी शुरू हो जाती है। देखें, आगे जो चीज हमने करनी है इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लिसन टू अंडरस्टैंड। चीजों को अंडरस्टैंड करें, समझें। जब समझें और सुने उनको तो इसलिए सुने कि हमने उसको अंडरस्टैंड करना है, सिंपल हेयरिंग नहीं करनी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा कि जब आपको गुड लिसनिंग करनी है, आपने किसी चीज को हैंडल करना है, तो उस वक्त हैंडल करते हुए आपने क्या क्या चीज आपने करनी है कि आपने हमेशा चीज को जो है, एक्सक्यूज मी जी, एक सेकंड प्लीज होल्ड कीजिएगा। जी मुझे अभी जो मेरे असिस्टेंट हैं उन्होंने बताया कि स्लाइड शायद शेयर नहीं हो रही थी। जरा मुझे बता दीजिएगा, आप स्लाइड आ रही है सबको? जी आ रही है। ओके ओके। ओके जी। तो लिसन टू अंडरस्टैंड, आपने क्या, जब आपने चीज़ों को हैंडल करना है तो आपने चीज़ों को, जब आपने किसी भी डिस्कशन में जाना है, किसी चीज़ की आपने नेगोशिएशंस में जाना है, डिफिकल्ट पर्सन को हैंडल करना है, तो हमेशा आपने चीजों को अपनी साथ, अपनी बात को उन बातों के साथ ब्लेंड करना है। ब्लेंड करेंगे, उसके बाद उसको बैक ट्रैक करेंगे, क्या करेंगे ये आगे हम डिस्कस करेंगे। देन उसको क्लैरिफाई करेंगे कि आपने पहले, जो आपका डिफिकल्ट पर्सन है, आपने उसको कहना है कि जो आप कह रहे थे वो मैं ये कह रहा था, आप ये कह रहा था, इसमें ये चीजें हमारी आपस में ब्लेंड हो रही हैं। वो अंडरस्टैंड कर जाएगा, फिर आपने उसको क्लैरिफाई करना है। जब वो क्लैरिफाई कर जाए देन आपने उसको समराइज करना है, एंड देन उसको कंफर्म करना है कि क्या हम दोनों इस बात को इसी तरह समझे। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि इन 5 स्टेप्स को कंप्लीट करने से बहुत मेजर डिफरेंस आएगा आपकी कम्युनिकेशन के अंदर जो है। एंड देन when two or more people want to be heard and no one is willing to listen, an argument is inevitable. Listen and understand first, and you unlock the door to people's mind। यानी आप लोगों ने जब चीज को अंडरस्टैंड कर लिया, बिकॉज हर बंदा ये चाह रहा हो रहा है कि मेरी बात को समझा जाए, मेरी बात को सुना जाए, तो किसी एक ना एक बंदे को तो उसको रुक के सुनना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी आपका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व हो सकता है।
दिस इज रीच अ डीपर अंडरस्टैंडिंग। देखें, किसी भी चीज को, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए जब आप उसको डीपरी डीपर उसको अंडरस्टैंडिंग में नहीं लेके जाएंगे, जब तक आपकी कंप्लीट उसकी डिगिंग नहीं करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है, ये इसको रेज होने की रीजन क्या है, क्यों ये प्रॉब्लम रेज हो रही है, क्या वजह है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो मेरा दूसरा मेरे साथ बंदा है जिसके साथ मेरा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो क्या करना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। तो जब आप ये चीज को डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेके जाएंगे तो आप ज्यादा बेहतर तौर पे अपनी चीजों को रिजॉल्व कर सकते हैं। स्पीक टू बी अंडरस्टूड। व्हाट यू से टू पीपल कैन प्रोड्यूस डिफेंसिवनेस और ट्रस्ट, इंक्रीज रेजिस्टेंस और कोऑपरेशन, प्रमोट कॉन्फ्लिक्ट और अंडरस्टैंडिंग। देखें, जब आप इस चीज को बात भी इस तरह करेंगे और जब दूसरा बंदा भी आपकी बात को इस तरह रहेगा कि दोनों एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो चीजों में आपको जो है रेजिस्टेंस और जो डिफेंसिव एटीट्यूड है वो ट्रस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा जो है। और आपका जो है वो जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग में आपको हेल्प होगी जो है। अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी। देखें, प्रोजेक्ट एंड एक्सपेक्ट द बेस्ट। इट्स अ फैक्ट दैट पीपल रेज और फॉल टू द लेवल ऑफ योर एक्सपेक्टेशन एंड projections. Use projection strategies to motivate your problem people to change themselves. देखें, ये एक पूरा टॉपिक है जिसको कहते हैं एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट। एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट ये होती है कि जब आप जो चीज दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या वो बंदा वाकई ही उस एक्सपेक्टेशंस के लेवल पे है कि नहीं है। अभी आप ये नहीं कह रहे कि वो बंदा जो दूसरा आपका जिसके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट रेज हो रहा है, वो बंदा वाकई में कोई गलत आदमी है या वो आपके लिए उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, तो वो आपके लिए जो है वो कोई नेगेटिव थिंकिंग रखता है। सम टाइम ये होता है कि जो आपका एक्सपेक्टेशन लेवल है वो उसका एक्सपेक्टेशन लेवल वो नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के लिए कुछ काम करते हैं, आपने किसी के लिए बहुत काम किया, तो आप ऑप्टिमम लेवल पे गए, आपने 1 to 10 आपने उसके लिए 10 किया। ये चीज जो है रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेशंस को अंडरस्टैंड करना। आपने किसी के लिए 10 किया, आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि ये जो मैं जिसके लिए 10 कर रहा हूँ, 10 लेवल तक, हाईएस्ट लेवल तक गया हूं मैं अपने, तो ये बंदा भी जो है मेरे लिए मेरे 10 के मुताबिक जाए। बट इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि हो सकता है उस दूसरे बंदे का जो मैक्सिमम 10 का लेवल हो वो शायद आपके 7 के लेवल तक आता हो। सो इस चीज को हमेशा अंडरस्टैंड करें कि जो आप जिस बंदे के साथ आपका ये कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है या जिसकी जो आपकी एक्सपेक्टेशन को शायद वो पूरा नहीं कर पा रहा, तो उस बंदे का लेवल क्या है, उसकी अप्रोच क्या है, उसका मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है। हो सकता है उसकी वो जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 7 तक ही उसका, आपके 7 तक उसका 10 हो। जब हम इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, लोगों को, हमारा एक कॉमन कॉमन हमारा एक जुमला होता है कि जो है ये मेरी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरा, मैं इससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये ऐसा करे। बट जब आप ये बोलें या जिस चीज को फील करें तो उससे पहले ये समझ लें कि क्या वाकई ही उसका जो वो लेवल था वो उतना था कि नहीं था जो है ना। कि जी, अच्छा जी। While you can't change difficult people, you can communicate with them in such a way that they change themselves. It's a matter of knowing how to get through to them when they are behaving badly. ठीक है। आप डिफिकल्ट पीपल को चेंज नहीं कर सकते। यू कैन कम्युनिकेट देम, यू कैन अंडरस्टैंड देम एंड यू कैन अरेंज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है। और उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है, रिजॉल्व टू बिकम इफेक्टिव कम्युनिकेटर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके लिए कि आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बने। आपको समझ आए कि आपने कम्युनिकेशन करनी कैसे है, किस तरह से आपने, देखें, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं, आप अपनी जो है वो फैमिली लाइफ में होते हैं, एंड व्हेन यू आर द हेड ऑफ द फैमिली या हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या हेड ऑफ योर ऑफ द टीम,
तो आपके लिए ज्यादा जरूरी होता है कि आप तमाम लोगों की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड कर सकें और बेहतर तौर पे कम्युनिकेट कर सकें। बिकॉज सम टाइम आपका जब कॉन्फ्लिक्ट रेज होता है आपका अपने ऑफिसेज में, तो आपको मोस्टली टाइम पता चलता है कि आपकी टीम समझ ही नहीं पा रही थी कि आप चाहते क्या थे। उनकी अंडरस्टैंडिंग ही ये नहीं थी, आप कुछ और चाह रहे थे बट टीम को पता ही नहीं था आप क्या चाह रहे थे। आपकी फैमिली में आपके बच्चों को पता ही नहीं था कि आप अगर किसी चीज के ऊपर उन्हें डांट रहे हैं या किसी चीज के ऊपर उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीजनिंग क्या थी जो है। आपने अपने बच्चे को किसी काम से मना किया तो क्यों मना किया बच्चे को नहीं पता। तो जब तक आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे सिचुएशन के मुताबिक, अपने इमोशंस के मुताबिक, अपनी फीलिंग्स के मुताबिक, सो दे कैन नॉट अंडरस्टैंड कि आपका ये बिहेवियर, या अगर आप एग्रेसिव हैं या आप किसी बात पे नाराज हैं तो क्यों हैं। फाइंड अ कम्युनिकेटर पार्टनर। देखें, हमेशा लाइफ में आपको एक पार्टनर चाहिए होता है। आपका हमेशा ये जो आप इस तरह की ट्रेनिंग्स या हमारे इस तरह की जो जो भी हमारे सेशंस होते हैं ये इफेक्टिव तब होते हैं कि इन सेशंस में जब आप ग्रुप डिस्कशंस में या ग्रुप आप टास्क में जाते हैं तो आपको पार्टनर्स मिल जाते हैं साथ में, सेम सेम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर। सो वो आप इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि दूसरा किस चीज को फील कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप उसकी केस स्टडी को अंडरस्टैंड करते हैं, वो आपकी चीज, तो आपको एक हेल्प मिल जाती है। तो अपना हमेशा कम्युनिकेटर पार्टनर जो है वो उसको तलाश करें अपनी लाइफ में भी, जिसके साथ आप कम्युनिकेट करके चीजों को बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज काउंट योर ब्लेसिंग्स। देखें, अल्लाह ताला ने जो जो चीजें हमें दी हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि हमारा जो अल्लाह ताला ने हमें ब्रेन दिया हुआ है उसके ऊपर हमें जो है वो जितना भी हम शुक्र अदा करें वो कम है। बिकॉज ये वो चीज है जिससे हमें अल्लाह ताला ने डिफरेंस कर दिया बाकी मखलूक के साथ जो है। तो काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी ब्लेसिंग्स को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। अच्छा जी, अब हम आज के इंपॉर्टेंट टास्क की तरफ आ गए। अच्छा, यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं जो है। कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। यहां तक क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस लिख दें तो हमें पता चल जाएगा कि ये सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हैं जो है। चैट बॉक्स में यस लिख दें। ओके जी, ओके। थैंक यू। ओके। अच्छा जी। The tank is confrontational, pointed, and angry. The ultimate in pushy and aggressive behavior. देखें, टैंक में से हमने कैसे अपना बेस्ट निकालना है ये हमने देखना है। टैंक जो है वो हमेशा एंग्री होता है और पुशी होता है, अग्रेसिव बिहेवियर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब आप टैंक के साथ डील कर रहे हैं, होल्ड योर ग्राउंड। कभी भी आपने अपनी पोजीशन को छोड़ना नहीं है। टैंक के एटीट्यूड से घबरा के आपने पीछे नहीं होना, इस चीज को हमेशा याद रखें जो है। होल्ड योर ग्राउंड जो है। और जब आप टैंक के साथ डील कर रहे होंगे तो आपने ये याद रखना है कि जब टैंक आपके ऊपर शाउट करेगा तो आपने हमेशा, अगर उसका वॉल्यूम जो है वो 100 पे है, तो आपका वॉल्यूम जो है वो 75 पे आना चाहिए जो है। अच्छा, अब ये नहीं है कि आपने फाइट की है, ठीक है। इंटरप्ट द अटैक। अटैक आपने इंटरप्ट कैसे करना है? अटैक को इंटरप्ट करने का तरीका ये है कि एक बंदा आपके साथ जो है वो शाउट कर रहा है और आपको जो है वो प्रॉपरली आपके ऊपर वो चढ़ाई कर रहा है, तो आपने क्या करना है कि आपने उसको आकर के आपने उसको
नाम से उसके बुलाना है। आपने उसके नाम से उसको बुलाना है। वो शाउट कर रहा है तो आपने उसको अपनी तरफ जो है वो उसकी अटेंशन को अपनी आवाज की तरफ लेकर आनी है, ठीक है, और उसको इंटरप्ट करना है। जो है इंटरप्ट करने का तरीका सबसे बेहतर ये है कि आप उसको उसके नाम से, ठीक है, एंड देन उसके नाम से बुलाएं और उसके अटैक को इंटरप्ट करें, और आपका वॉइस का वॉल्यूम जो है वो एटलीस्ट उसके 75% पे होना चाहिए। उसके इक्वल नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। 75% तक आपका वॉल्यूम होना चाहिए ताकि वो आपकी बात को सुन सके जो है। उसके बाद जब वो आपकी बात के ऊपर इंटरप्ट हो जाएगा, जब आपकी बात को उसने एक दफा आपकी मौजूदगी का उसको एहसास हो गया कि आप मौजूद हैं, तो देन आपने क्या करना है कि आपने जो भी वो बात कह रहा था उसकी बात को बैक ट्रैक करना है। आपने उसकी बात को दोबारा रिपीट करना है कि तुम ये कहना चाह रहे हो, या आपकी बात को मैंने ऐसे अंडरस्टैंड किया है, आपने ये कहा, मैंने इसको ये अंडरस्टैंड किया, दैट इज बैक ट्रैक, ठीक है। जब वो बैक ट्रैक हो जाएगा तो आपने एम फॉर द बॉटम लाइन एंड फायर, ठीक है, आपने अंडरस्टैंड करना है कि उसकी बात का क्या बॉटम लाइन क्या थी, वो कहना क्या चाह रहा था, उसकी फायर की रीजनिंग क्या है जो है ना। बैक ट्रैक करने से आपको ये पता चलेगा कि वो जब आप बैक ट्रैक करेंगे और जो चीज आप उसको नहीं बताना चाह रहे होंगे वो चीज, या जो वो समझेगा कि नहीं आपने सही तरह अंडरस्टैंड नहीं की है, तो वो उस चीज के ऊपर आपको रोक के बताएगा कि नहीं ये बात आपने गलत अंडरस्टैंड की है, ये मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है। एम फॉर द बॉटम लाइन एंड फायर, ठीक है। आपने इस चीज के ऊपर आपने ये जो है वो फोकस रखना है कि आप अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्कुल क्लियर हो कि वो क्या कहना चाह रहा है। पीस विद ऑनर, और आपने ये याद रखना है कि जब उसके साथ आपकी टैंक के साथ हो तो आपको ऑनरेबल तरीके से आपने उसके साथ जो है ना वो अपनी रिस्पेक्ट को जो है वो कायम रखना है। जो है किसी भी वक्त में आपकी रिस्पेक्ट जो है वो स्टेक पे नहीं आनी चाहिए जो है, ठीक है। और एडजस्ट योर एटीट्यूड, ये तो वो चीजें हैं, ये वो बेसिक पॉइंट्स हैं जिनका आपने जब टैंक से डील कर रहे होंगे तो आपने ख्याल रखना है। आपने अपने एटीट्यूड को कैसे एडजस्ट करना है। डोंट काउंटर अटैक। देखें, टैंक के साथ आपने काउंटर अटैक नहीं करना। जैसे टैंक ने आपको अटैक किया आपने भी उसको वैसे ही अटैक किया, तो देन क्या होगा कि आपका कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा रेज कर जाएगा कि वो सॉल्वेबल नहीं रहता है जो है ना। तो टैंक के साथ काउंटर अटैक नहीं करना आपने। डोंट डिफेंड, एक्सप्लेन और जस्टिफाई। टैंक को आपने डिफेंसिव पोजीशन में नहीं जाना। टैंक के साथ जो है, टैंक के साथ आपने जो है कम्युनिकेट करना है, आपने डिफेंसिव होके और जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करनी है। आपने उसके साथ जो है वो ब्लेंड करना है अपनी चीजों को, ठीक है। एंड डोंट शट डाउन। गुफ्तगू को आपने बंद नहीं करना। आपने टैंक के साथ ये नहीं करना कि बस ठीक है, टैंक ने आप पे चढ़ाई की जो कि एक नॉर्मल एटीट्यूड होता है, आपने उस वक्त बात खत्म की, आपने शट डाउन कर दिया, और वो क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब टैंक आएगा तो वो और अग्रेसिवली आपके ऊपर अटैक करेगा जो है। अगला हमारा डिफिकल्ट बिहेवियर है द स्नाइपर, वेदर थ्रू रूड कमेंट्स, biting sarcasm, or a well-timed roll of the eyes making you look foolish is the sniper's specialty। देखें स्नाइपर क्या होता है कि वो जब आपके ऊपर कुछ इस तरह के कमेंट्स कर देता है, या आपके ऊपर वो तंज कर देता है, या कोई रूड कमेंट्स करता है, या पब्लिकली आपकी किसी वीकनेस को हाईलाइट करता है, तो क्या होता है कि आप एकदम जो है वो डिफेंसिव पोजीशन में चले जाते हैं, आप एम्बैरस हो जाते हैं, और यही स्नाइपर की बेसिक स्पेशलिटी है कि वो आपको इतना फुलिश फील कराए कि आप एम्बैरस हो जाएं जो। हाउ टू हैंडल द स्नाइपर, स्टॉप, लुक, बैक ट्रैक, ठीक है। जब भी स्नाइपर आपके ऊपर अटैक कर रहा हो तो आपने क्या करना है, उसी वक्त आपने उसको स्टॉप करने की कोशिश कर, इन अ पोलाइट वे, नॉट इन अ एग्रेसिव वे, इन अ पोलाइट वे स्टॉप करना है। स्नाइपर को आई टू आई कांटेक्ट करें स्नाइपर के साथ, ठीक है।
एंड देन उसको पोलाइटली बैक ट्रैक करें। अगर किसी ने कहा कि आपने तो फला फला वक्त में आप तो ऐसे ही हमेशा करते हैं, तो आपने स्नाइपर के साथ आंखों में आंखें डाली और उससे पूछा कि आपने ये जो कहा, इस बात को कहने का आपका क्या मकसद था? क्या आपके पास कोई ऐसी एग्जाम्पल थी, या फलां वक्त में किस बात के ऊपर आपने कहा कि मैंने ऐसे ही हमेशा किया है? ठीक है। स्टॉप, लुक एंड बैक ट्रैक। जो उसने कहा उसको दोबारा रिपीट करवाएं उससे। ठीक है। एंड देन जब वो रिपीट कर रहा होगा तो डेफिनेटली उसकी बातों में कोई ना कोई चीज ऐसी रह जाएगी जो कि वो दोबारा नहीं बता पाएगा जो है। तो अगर आपने एक से दो दफा उसको स्टॉप किया, उसको आपने देखा और उसको बैक ट्रैक किया, तो उसका वो जो एटीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब ये भी एक आगे जाके हम बात करेंगे। देखें, स्नाइपर का एटीट्यूड, स्नाइपर का जो बेसिक आपका एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि स्नाइपर को आपने कवर में से बाहर निकालना है। स्नाइपर का बेसिक काम होता है कि वो कवर में होता है। तो स्नाइपर को आपने कवर में से बाहर निकालना है। जब आप स्नाइपर को कवर में से बाहर निकालेंगे तो वो माइट बी पॉसिबल कि वो जो है वो टैंक बन जाए और वो आपके ऊपर अटैक कर दे। एंड देन अगर वो टैंक बन गया तो फिर आपको पता है, टैंक को अभी हमने डिस्कस किया कि टैंक को आपने कैसे हैंडल करना है। बट आपका बेसिक ये चीज एम होना चाहिए कि स्नाइपर को या तो आप डिफ्यूज कर दें उसके अटैक को, या फिर आप उसको कन्वर्ट कर दें इनटू टैंक। यूज सर्च लाइट क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि आपने हाईलाइट करना है क्वेश्चन को, आपने इस तरह के क्वेश्चन करना है कि जिससे ओपन उसको आंसर करना पड़े आपकी बात का। उसने अगर आप पे कोई कमेंट किया तो उसको वो प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई करेगा उसने वो कमेंट क्यों किया है जो है। यूज टैंक स्ट्रेटजी इफ नेसेसरी। अगर वही वाला वो टैंक बन गया, देन आपने उसके ऊपर टैंक वाली स्ट्रेटजी को अप्लाई करना है। गो ऑन ग्रीवेंसेस पेट्रोल। ठीक है। जो भी उसके ग्रीवेंसेस हैं उसके ऊपर आपने बात करनी है कि उसका क्या ग्रीवेंस था, किस चीज की वजह से वो स्नाइपर बना। ये चीज की अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आप स्नाइपर के साथ बड़े अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं जो है। सजेस्ट अ सिविल फ्यूचर। देखें, जब भी आप स्नाइपर के साथ ये वाली आपकी इस तरह की बात हो गई और स्नाइपर को आपने देख लिया और उसके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट रेज हो गया, तो आपने नेक्स्ट टाइम के लिए एक लाइन आपने सेट करनी है कि नेक्स्ट टाइम जब हम बात करेंगे तो हम सिविलाइज तरीके से बात करेंगे। हम इस तरह से जो है वो अटैक्स नहीं करोगे तुम मेरे साथ, और हम हमेशा जब भी कोई बात हो तुम मेरे से अच्छे तरीके से करो और मैं उसको जो है अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करूंगा। तो एक आपने उसको सजेशन देनी है कि हम एक सिविलाइज्ड फ्यूचर की तरफ जा सकते हैं जो है। एंड एडजस्ट योर एटीट्यूड, डोंट ओवर रिएक्ट। देखें, हमारे इधर क्या होता है कि जैसे ही आपके ऊपर अटैक किया किसी ने स्नाइपर बन के, तो आप फौरन ओवर रिएक्ट करते हैं। और स्नाइपर का ये, स्नाइपर की जो है ना वो एम भी यही है, उसकी इंजॉयमेंट भी यही है। आपने देखा होगा अक्सर किसी को जब कोई छेड़े हो या किसी की कोई ऐसी बन जाए बात, तो हमेशा सब लोग उसको उसी तरह से छेड़ना शुरू कर देते हैं या उसी चीज पे पेंच करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज उन्हें पता चल जाता है कि ये इसका वीक पॉइंट है। तो डोंट ओवर रिएक्ट। डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्रेंडली एंड मलिशियस स्नाइपर। देखें, जो फ्रेंडली स्नाइपर होता है उसकी इंटेंशन ये होती है कि आप उसे जो है वो किसी भी चीज पे अप्रिशिएट कर दें। तो जो फ्रेंडली स्नाइपर होता है उसको जब आप अप्रिशिएट कर देते हैं और आप उसको बता देते हैं कि मैं तुम्हारी बात को अंडरस्टैंड कर गया हूं और बेसिकली तुम्हारा जो जो तुम्हारा कहने का मकसद था वो ये था, तो जो फ्रेंडली स्नाइपर है वो मोस्ट प्रोबेबली वो आपका दोस्त ही बन जाता है। क्योंकि उसको बेसिकली जब आपने उसको अप्रिशिएट कर दिया तो उसकी वो जो एप्रीहेंशन है वो खत्म हो गई जो है, और उसका वो चीज नहीं रहती है, उसका आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है। जो मलिशियस स्नाइपर है उसका प्रॉब्लम ये होता है कि वो आपका एनिमी के तौर पे आपके साथ बिहेव कर रहा होता है, बट जो फ्रेंडली स्नाइपर होता है वो सिर्फ आपकी जो है ना वो अटेंशन को अपनी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। तो इसको हमें अंडरस्टैंड करना होता है कि हमारा, समटाइम हमारे फ्रेंड्स में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हमारे और इर्द गिर्द ऑफिस में भी होते हैं। सो इसको हमें देखना है कि ये जो स्नाइपर है ये फ्रेंडली है या ये मलिशियस है। फॉर द फ्रेंडली स्नाइपर ट्राई टू रीफ्रेमिंग। जब आप फ्रेंडली स्नाइपर के साथ आपकी हो रही हो तो जैसे मैंने आपसे कहा कि उसको रीफ्रेम करें, उसकी बात को अंडरस्टैंड करें, उसको ये बताएं कि मैं समझ गया हूं तुम्हारी बात को, तो वो आपके साथ बहुत बेहतर तरीके से एडजस्ट कर जाता है।
Seldom in doubt, the know it all has a low tolerance for correction and contradiction. If something goes wrong, however, the know it all will speak with the same authority about who is to blame you. ठीक है। नो इट ऑल जो है, जैसे हमने बात की कि इसको 90% चीजों का पता होता है, ऐसे बंदे के साथ जब आपने कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या कोई बात होती है, तो सबसे पहले आपकी प्रिपरेशन मुकम्मल होनी चाहिए। आपको अपने स्टफ का पता होना चाहिए कि आप क्या बात करने जा रहे हैं, बिकॉज उसको जिस बात पे आप बात कर रहे हैं, चांसेस हैं कि उसको उसके ऊपर अथॉरिटी होगी जो है। बैक ट्रैक रिस्पेक्टफुली, जब भी नो इट ऑल के साथ बात करें हमेशा रिस्पेक्टफुली बैक ट्रैक करें। बिकॉज अगर उसको पता है चीज़ों का, वो जानता है, तो वो बहुत सारी टेक्निक्स को भी जानता होगा, बहुत सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, उसके पास ये एक्सपर्टी भी है जो है। ब्लेंड विद देयर डाउट एंड डिजायर। देखें, जो द नो इट ऑल होता है उसके साथ अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो आपको उसको ये देखना चाहिए कि वो आपके लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है, बिकॉज वो एक नॉलेजफुल पर्सनालिटी है। और अगर उसका कॉन्फ्लिक्ट है, तो हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जो आप ओवरलुक कर रहे हो और वो देख रहा हो। तो इसलिए नो इट ऑल के साथ जो है, जो उसके डाउट्स हैं, जो उसकी डिजायर्स हैं, उसको अपने साथ ब्लेंड करते हुए जरा कॉन्शियसली उसको देखिएगा जो है। प्रेजेंटिंग योर व्यूज इनडायरेक्टली, नो इट ऑल को कभी आपने ये नहीं कहना कि मेरा ये ख्याल है, मैं ऐसे समझता हूं, मैं इस चीज को ऐसे करना चाहता हूं। बिकॉज इस चीज से आप उसकी वैल्यू को चैलेंज कर रहे होते हैं। तो हमेशा प्रेजेंटिंग योर व्यूज इनडायरेक्टली एंड वेरी रिस्पेक्टफुली जो है। एडजस्ट योर एटीट्यूड, टर्न देम इनटू मेंटोर्स। देखें, नो इट ऑल के साथ अगर आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आप उसको समझ जाते हैं, तो उनको अपने मेंटोर्स बनाएं, बिकॉज वो आपके लिए इन फ्यूचर हमेशा हेल्पफुल हो सकते हैं जो है। डोंट यूज द नो इट ऑल्स वेपन। जो नो इट ऑल का वेपन है, जिस तरह वो आपके ऊपर अगर अटैक की सिचुएशन आई है, वो आप पे अटैक कर रहा है, और वो जो है वो जो वेपन्स यूज कर रहा है, आप भी अगर वो करेंगे, तो वो डेफिनेटली आपको डिफीट हो जाएगी। बिकॉज वो मे भी आपसे चांसेस हैं कि नॉलेज में ज्यादा ही हो जो है। तो इसलिए ऐसे बंदे को जो है वो हैंडल करने के लिए उसी वाले वेपन्स जो हैं वो यूज करने की कोशिश नहीं करनी है आपने। डोंट फोर्स योर आइडियाज ऑन नो इट ऑल। इसके ऊपर आपने अपने आइडियाज को फोर्सफुली नहीं आपने देना, आपने अपने आइडियाज को जो है वो रिस्पेक्टफुली उसके साथ जो है वो ब्लेंड करने की कोशिश करनी है। ब्रिंग आउट द बेस्ट इन द थिंक, यहाँ द थिंक दे नो इट ऑल है, यहाँ द लिखा हुआ है दे नो इट ऑल, ठीक है। थिंक दे नो इट ऑल कैन फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम, बट दे कैन फूल सम ऑफ द पीपल इनफ ऑफ द टाइम, एंड इनफ ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम, ऑल फॉर द सेक ऑफ गेटिंग अटेंशन। देखें, ये लोग जो हैं, ये जिनके पास नॉलेज कम है, उनको तो ये बड़े आराम से जो है वो अपने पीछे लगा लेते हैं, और बड़े आराम से उनको जो चीज इस तरह से बताएंगे, कुछ ऐसे फिगर्स बताएंगे, कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो शायद कहीं पे एग्जिस्ट भी ना करते हो। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इनकी बातों के पीछे लग जाते हैं, और ये उनकी अटेंशन जो है वो अपनी तरफ करवा लेते हैं जो है। सो हाउ टू हैंडल थिंक दे नो इट ऑल, गिव देम अ लिटिल अटेंशन। जब आप इनको थोड़ी सी अटेंशन दे देते हैं, आप इन्हें थोड़ी सी अटेंशन देते हैं, तो ये लोग जो, ये बड़ा मतलब मजे का करैक्टर है कि इनको जब आप थोड़ी सी एप्रिसिएशन देंगे, थोड़ी सी अटेंशन देंगे, तो जो आपका आइडिया है, मतलब ये जो पीछे वाली कैटेगरी थी कि थिंक नो इट ऑल जो है, नो इट ऑल जो है, वो जो है वो तो उसे पता है वो क्या कह रहे हैं, वो तो अपनी चीजों के ऊपर उसको अच्छा कॉन्फिडेंस है। इनको कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये इनका ख्याल होता है कि मुझे कॉन्फिडेंस है, और इन्हें पता भी होता है, मोस्टली इन्हें पता भी होता है। तो जब आप इनको अगर थोड़ी अटेंशन देंगे, तो ये आपके आइडिया को साथ में जो है वो फॉलो करना भी शुरू कर सकते हैं जो है। क्लैरिफाई फॉर स्पेसिफिक, इनकी बात को अगर आप इनसे थोड़ा सा डिस्कशन में चले जाएंगे, तो आप इनको क्लैरिफाई कर सकते हैं कि ये क्या कह रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं। बट इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि आपने इनको ये फील नहीं कराना कि आपने इनको
किसी भी तरह से जो है वो मतलब आपने इनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, या आप इनको जो है वो लोगों के सामने जो है वो ओपन कर रहे हैं, जिससे इनकी जो है वो पर्सनैलिटी ओपन हो रही है। उससे क्या होगा कि ये अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर लेंगे, और माइट भी ये टैंक बनने की कोशिश करें, या ग्रेनेड बन जाएं, या मे बी ये स्नाइपर भी बन जाएं जो है। तो आपने इनको इन्हीं के उसके ऊपर रहने दें, इन्हीं की कैटेगरी के अंदर, और इनको इन्हीं की कैटेगरी के अंदर रहते हुए हैंडल करें जो। टेल इट लाइक इट इज। जो उन्होंने कहा है वैसे ही उसको बैक ट्रैक करें, और वैसे ही उनको बताएं कि हमने इस चीज को ऐसे अंडरस्टैंड किया है। गिव दम एन ब्रेक। देखें, जब ये चीज हो जाए और ये सारा कुछ हो जाए, तो उनको आप थोड़ी सी ब्रेक दे दें। आप उनके ऊपर चढ़ाई नहीं करेंगे, आप उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप उनके साथ जो है वो इस अच्छे तरीके से डील करेंगे कि वो लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे जो है। और एक चीज का हमेशा ख्याल रखें कि थिंक दे नो इट ऑल जो है वो, मतलब हर बंदा हमेशा गलत नहीं हो सकता, किसी वक्त में वो ठीक भी होते हैं। तो जिस वक्त में वो लोग ठीक हों, उस वक्त में आपने उनको अप्रिशिएट करना है, ताकि उनको ये पता हो कि हमें प्रॉपरली अप्रिशिएट किया जा रहा है, हमारी बात को समझा जा रहा है। मतलब उनको कहीं ये फीलिंग ना हो कि हमें प्रॉपरली जो है वो अंडरमाइन किया जा रहा है। और ये देखें, ये साइकिल क्या होता है कि जब आपका कोई भी ऐसे बंदे होते हैं और उससे कुछ गलती हो जाए या उसकी चीज एक्सपोज हो जाए, तो सारे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं जो है। तो आपने इस साइकिल को ब्रेक करना है, उनको कभी भी उनका आपने मजाक नहीं बनाना है ऐसे लोगों का जो है। ये लोग आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से आपके टीम मेंबर बन जाएंगे, आपके बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ जो है वो प्रॉपरली कंपनी करेंगे, अगर आप इन्हें अच्छे तरीके से साथ हैंडल कर लेंगे जो है। एडजस्ट योर एटीट्यूड, डोंट ब्रश देयर बबल। ये जैसे हम पीछे बात कर रहे थे कि इनको इस तरह नहीं करना कि जो उनका अपने बारे में ख्याल है, बिकॉज इस तरह आप इनको इमोशनली भी जो है वो आप इनको जो है वो डैमेज कर देते हैं। और देखें, ये स्पेशली इन द रिलेशनशिप ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं तो उनके साथ आपका एटीट्यूड ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनको इमोशनली हर्ट कर दें जो है। डोंट बी टू क्विक टू जज। इनकी इंटेंशन को जज करने में ज्यादा जल्दी नहीं आपने करनी है। बहुत अच्छे तरीके से आपने इंटेंशन को आपने देखना है कि इनकी इंटेंशन क्या है, चाह क्या रहे हैं, ताकि आप उसको प्रॉपर बेहतर तरीके से एड्रेस कर सकें। डोंट बी टेम्प्ट टू स्ट्रेच द ट्रूथ इन द अदर डायरेक्शन। देखें, ये भी अभी जैसे हमने बात की कि आपने टेम्प्ट नहीं होना कि अगर आपने इनको जो है वो आपको पता चल गया और आपने इनके ऊपर जो है वो अपनी अथॉरिटी बिल्ड कर दिया, तो उसके बाद आप इसको जो है वो किसी भी तरफ मतलब ले जाएं और किसी तरह से भी उनको मिस हैंडलिंग करें। इसका आपने बहुत ख्याल रखना है जो है। Bring out the best in the grenade. After a brief period of calm, the grenade explodes into unfocused ranting and raving about things that have nothing to do with the present circumstances. ग्रेनेड का जैसे हमने बात की कि प्रॉब्लम ये होती है कि वो सडनली वो जब उनका ब्लास्ट होता है, तो आपको पता ही नहीं होता कि ये अनफोकस होता है, वो किसी भी साइड पे किसी भी तरफ उनका टेंट्रम जो है वो निकलेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार ये प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस तो ऐसे नहीं थे, इसको अचानक क्या हुआ। तो आपको उसकी हिस्ट्री चेक करने की बहुत जरूरत होती है कि पीछे क्या था जिसकी वजह से ये ऐसा हुआ है। गेट द ग्रेनेड अटेंशन। देखें, ग्रेनेड की अटेंशन आपको लेनी बहुत जरूरी है ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट। बिकॉज ये लोग जो होते हैं, ये नॉर्मली जो होते हैं, इनका टास्क जो है, ये टास्क ओरिएंटेड लोग होते हैं। तो इनका बेसिक प्रॉब्लम ये होता है कि ये चाह रहे होते हैं कि हमारी तरफ जो है वो अटेंशन हो। तो आपने इनकी अटेंशन को अपनी तरफ ये काइंडली प्लीज अनम्यूट म्यूट कर लीजिएगा अपने आप को, अगर किसी का अनम्यूट हो गया तो। तो ग्रेनेड की जो है वो अटेंशन को आपको जो है वो अपनी तरफ जो है वो लेके आना है। आपने उसकी अटेंशन को इस तरह से फोकस करना है कि वो आपकी तरफ जो है वो तवज्जो देना शुरू कर दे जो है। और उसके लिए जब आप उनकी चीज को समझ जाएंगे, उनकी बात को हम अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो हम उनकी अटेंशन को अपनी तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं।
ये एक सेकंड जी, मैं जरा ये म्यूट कर लूं, मेरे ख्याल से ये कोई अनम्यूट हो गया है। ओके जी। ओके जी, स्क्रीन आ गई है ना जी सबको? प्लीज को मुझे एक अपने आप को अनम्यूट करके बता दें। जी जी आ गई है। ओके जी। अच्छा जी, ग्रेनेड की अटेंशन हो गई जी। उसके बाद एम फॉर द हार्ट। देखें क्या एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, उसकी तरफ हमने ग्रेनेड को अंडरस्टैंड करना है कि उसका असल इशू क्या है। उसने जो ब्लास्ट किया है वो ब्लास्ट की रीजनिंग क्या है। जैसे अभी काशू साहब से बात हो रही थी, तो हमें ये देखना है कि भाई पास्ट हिस्ट्री में क्या चल रहा था, क्यों ये ब्लास्ट हुआ, रीजन क्या है जो है। तो एम फॉर द हार्ट। ठीक है, असल चीज को हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। रिड्यूस इंटेंसिटी। जरूरी नहीं है कि जब आपके आके पास आके ग्रेनेड ने अगर ब्लास्ट किया है तो आप उसी वक्त उसको एड्रेस करना शुरू कर दें। आप उस वक्त जो है वो स्टेप बैक भी कर सकते हैं। आप उसे कह सकते हैं कि अभी मैं बात हम नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर नॉट इन द सिचुएशन टू टॉक। और आप इस वक्त इस कंडीशन में नहीं है कि वी कैन डिस्कस। सो वी कैन डिस्कस सम अदर टाइम व्हेन यू आर इन योर सेंसेस, और चीजें ठीक तरीके से होगी तो हम बात करने की कोशिश कर लेंगे। तो आपने इंटेंसिटी को रिड्यूस करना है। अगर आप उस वक्त बात करेंगे तो वो आपके लिए जो है वो कभी भी बेनिफिशियल नहीं हो सकता। टेक टाइम ऑफ फॉर बैड बिहेवियर। और आप उसको ये कह सकते हैं कि इस तरह का बिहेवियर अगर होगा तो हमारी कन्वर्सेशन नहीं हो सकती है। सो आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से आपने उसको हैंडल करना है। देखें यहाँ पे एक और चीज भी हो सकती है कि जब आपने ग्रेनेड से बात करनी है तो उस वक्त आपका अपना बिहेवियर जो है वो टैंक भी हो सकता है। उसकी उसकी रीजन क्या है कि जब आप टैंक बन जाएंगे तो उस वक्त ग्रेनेड जो है वो आपको जो है वो मतलब किसी भी तरह से जो है वो डैमेज नहीं कर सकता। सो आपने क्या करना है कि जब आप अगर आप उस वक्त सिचुएशन के मुताबिक समझते हैं और आप अपने आप को टैंक बना लेंगे, तो ग्रेनेड की एक हैबिट ये होती है कि जो लोग उससे ज्यादा अग्रेसिव हों या उससे ज्यादा जो है वो मतलब इस तरह के हों, तो वो क्या होगा कि वो उस वक्त वो उसके साथ जो है वो नहीं बात करेंगे। सो अगर आपने मतलब शाउट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप उस वक्त उसके बिहेवियर के ऊपर अगर आपने ये रिएक्शन दिया और आपने कहा कि बात स्टॉप हो गई, हम अभी बात नहीं कर सकते और मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा इस तरह के बिहेवियर के साथ, देन आपने टैंक बन गया। आपने अपना जो आपका प्लान था आपने वो इम्प्लीमेंट किया बाय फोर्स। तो वो उस वक्त आपकी बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे हमेशा जो है। अवॉइड सेटिंग ऑफ द ग्रेनेड। ठीक है, उसकी जो मतलब वो सेटिंग है ग्रेनेड की, उसको आपने कोशिश करना है कि आपने उसके उसकी सेटिंग्स के मुताबिक आपने नहीं जाना, आपने अपना बिहेवियर वहां पे चेंज करना है जो है। एडजस्ट योर एटीट्यूड। रिलीज योर एंगर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने अपना गुस्सा जो है वो दिखाना नहीं है, उसको अपने अंदर रिलीज करें, ताकि अगर आपने गुस्सा अपना दिखा दिया तो फिर आप ग्रेनेड को हैंडल नहीं कर सकेंगे। जो मतलब गुस्से से मुराद ये, दिखाने से मुराद ये है कि आपने अनकॉन्शियसली दिखा दिया। कॉन्शियसली अगर आपने कुछ अपना एक्ट किया तो वो तो आप विद इन द प्लान कर रहे हैं, बट अनकॉन्शियसली नहीं आपने करना। मतलब यू हैव टू बी इन योर सेंसेस। लर्न टू लुक एट द ग्रेनेड इन अ डिफरेंट वे। आप उसको अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश करें कि वो जब ये कर रहा है तो पीछे जो अटेंशन थी वो क्या है, उसकी इंटेंशन थी, किस वजह वो कर रहा था, इस चीज को भी आपने देखना है। एंड देन लिसन टू द ग्रेनेड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखें, हर बिहेवियर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसको आपने अंडरस्टैंड करना है, आपने उसको समझने की कोशिश करनी है कि वो क्या कह रहा है। द यस पर्सन। To please people and avoid confrontation, yes, people say yes without thinking things through. They reach to the latest demands on their time by forgetting prior commitments and overcommit until they have no time for themselves. Then they become a resentful. ठीक है, ये इनका जैसे हमने कहा कि यस पर्सन का बेसिक प्रॉब्लम ही यही है कि वो अपने आप को ओवर कमिट करते हैं, इनकार नहीं कर सकते। और
भूल जाते हैं उनकी पहली क्या कमिटमेंट्स थी, जिसकी वजह से वो एक पर्सनैलिटी ऐसी बन जाती है कि वो हर एक को यस कर करके वो जो है वो बिल्कुल ही उससे बाहर निकल जाते हैं, जो है कि उन्होंने क्या कमिट किया था उसको कैसे पूरा करना है। मेक इट सेफ टू बी ऑनेस्ट। देखें, यस पर्सन, ये स्पेशली मैं आपको उसके लिए बहुत ज़रूरी बताना चाहूँगा कि ऑफिसेज में और आपके टीम मेंबर्स में अगर आपको ऐसे लोग मिलते हैं तो मेक इट सेफ टू बी ऑनेस्ट। उनको इस तरह का आप एटमॉस्फेयर दें, इस तरह का आप उनके साथ जो है वो बिहेवियर रखें कि वो आपके साथ ऑनेस्ट रहें और वो आपको ऑनेस्टली बताएं कि मैं ये कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। जब आप उस पर प्रेशर डालेंगे तो वो उस वक्त वो बंदा हमेशा यस करेगा और बाद में वो जब अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं करेगा तो वो आपके लिए ही जो है वो दर्द-ए-सर बन जाता है। टॉक ऑनेस्टली, ठीक है, उसके साथ मतलब ऑनेस्ट बनाए और टॉक उसके साथ ऑनेस्टली होनी चाहिए, यानी उसको इस चीज का पता होना चाहिए कि मैं जो कह रहा हूं वो मैं सच कहूंगा बिकॉज मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है कोई, जो है। हेल्प देम लर्न टू द प्लान। इनको आपको बहुत ज्यादा अकोमोडेट करना पड़ता है, इनको आपको बताना पड़ता है कि प्लान क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है, मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं। जो चीज आपसे नहीं हो सकती वो आप मुझे बता दें। सो आप इनको हेल्प करें प्लान को अंडरस्टैंड करने में, जो है। इंश्योर कमिटमेंट, और उनसे छोटी छोटी कमिटमेंट्स उनको फैसिलिटेट करें कि वो छोटी छोटी कमिटमेंट्स को पूरा करें। जब वो कमिटमेंट्स को पूरा करना शुरू कर देंगे तो वो फिर अपनी उस पर्सनैलिटी को शायद चेंज करने की तरफ आ जाएंगे। स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उनका आपके साथ रिलेशनशिप जो है वो इतना बिल्ड हो जाना चाहिए कि वो जब भी कोई ऐसी चीज हो तो वो आपको ऑनेस्टली बता सकें कि ये मैं कर सकता हूं या ये मैं नहीं कर सकता, जो है। एडजस्ट योर एटीट्यूड। आपको अपना एटीट्यूड क्या एडजस्ट करना है? डोंट प्लेस ब्लेम। देखें, इनके साथ ब्लेमिंग नहीं करनी। जब आप इनको ब्लेम करेंगे तो ये फॉरेन जो है ये प्रेशर में आके अगली दफा की फिर कमिटमेंट्स करेंगे, फिर यस करेंगे और फिर उस कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर सकेंगे। बी पेशेंट। ये लोग आपको बाजुकात आपकी पेशेंस का बहुत ज़्यादा इम्तिहान भी लेंगे। सो इनके साथ आपने बहुत पेशेंट रहना है, बहुत आपने जो है काम कूल अच्छे तरीके से इनको हैंडल करना है। हेल्प विद टास्क मैनेजमेंट। अगर आप इनको हेल्प आउट कर देंगे कि ये अपने टास्क को जो है वो बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें तो आपके लिए ये लोग जो है आपके अच्छे टीम मेंबर बन जाएंगे। आपके अगर और रिलेशनशिप में है तो ये आपको अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे ये लोग। ओके जी। द मे बी पर्सन। इन अ मोमेंट ऑफ decision, the maybe person procrastinates in the hope that a better choice will present itself. Sadly, with most decisions, there comes a point when it is too late, too little, too late, and the decision make itself। ठीक है। इनका प्रॉब्लम ये होता है मे बी पर्सन का कि ये इंतजार कर रहे होते हैं कि चीजें खुद ही से हो जाए, और ये इतना ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि इस होप के साथ कि कोई भी बेटर चीज होगी और मेरे लिए वो इतनी अच्छी हो जाएगी कि मुझे कुछ बीच में करना ही ना पड़े, जो ये लोग बेसिकली कौन होते हैं, ये पीपल फोकस्ड लोग होते हैं। ये चाहते हैं कि लोग मेरे साथ हमारे से खुश रहें, जो है ना। तो इस चक्कर में ये अपने आप को जो है किसी ऐसी सिचुएशन में डालने से अवॉइड करते हैं जिसमें इनको फ्रंट पे आना पड़े। ये इनकी बेसिक इंटेंशन होती है। एस्टैब्लिश अ कंफर्ट जोन। जब आप इनको कंफर्ट जोन देंगे, इनके साथ अच्छे तरीके से इनको आपने एक एटमॉस्फेयर दे दिया कि ये अपनी चीज को डिसाइड कर सकें, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये कोई अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। सरफेस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्लैरिफाई ऑप्शंस। आपने क्या, जब आपने कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर डिटेल बात कर ली, क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, वो ऑप्शंस आपने बात कर ली, तो ये आपको रिस्पॉन्ड देना शुरू कर सकते हैं जब ये इनको पता हो कि हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है, जो। यूज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और आपने कोशिश करनी है कि इनके साथ जब भी बातचीत हो और इनके साथ आपने जैसे हमने ऊपर बात की है कि कंफर्ट जोन हो, इस तरह की सिचुएशन हो कि चीजें इनको इतनी क्लैरिटी से समझ आ रही हो कि ये खुद से डिसीजन लेना शुरू करें। और डेफिनेटली आप इनको हेल्प कर सकते हैं, बट आपने बेसिक एम होना चाहिए कि आप इनको
इस तरह से हेल्प आउट करें कि ये डिसीजन मेकिंग की तरफ जाए। देखें, ये चीज़ें आपके डेफिनेटली आपके ऑफिसेज में भी होती हैं, आपकी टीम में भी होंगी, और ये बहुत ज़्यादा इस तरह का बिहेवियर आपको अपने घरों में बच्चों में भी मिल जाता है, कि वो भी जो है वो मे बी पर्सन बहुत दफ़ा होते हैं, बिकॉज वो प्रॉपरली डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो आप जब उनकी हैंडलिंग कर रहे हो तो वहां पे भी आपको ये वाले जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको नज़र में जहन में आपको रखना चाहिए जो है। रीअश्योर एंड फॉलो थ्रू। जो उसने कहा उसको रीअश्योर करें और उसको फॉलो थ्रू करें, उसको उसको बैक करें इस चीज को पूरा करने में जो। स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप। देखें, यहां पे भी जैसे यस पर्सन के साथ था, मे बी पर्सन के साथ भी अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा, आपका उसके साथ कंफर्ट लेवल होगा, आपका उसके साथ ट्रस्ट लेवल होगा, तो वो डेफिनेटली आपके साथ अच्छे तरीके से अपने डिसीजंस को हैंडल कर सकता है। बहुत जरूरी है तमाम बिजनेस ओनर्स के लिए, तमाम मैनेजर्स के लिए, तमाम जो आपके हेड ऑफ द फैमिलीज हैं उनके लिए, कि अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करें जो आपके साथ ऐसे लोग हैं, ताकि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करके अपने डिसीजन को डिसाइड कर सके। एडजस्ट योर एटीट्यूड। डोंट पुश द मे बी पर्सन। मे बी पर्सन को पुश नहीं करना, आपने उस पर प्रेशर नहीं डालना। जब आपने उस पर प्रेशर डाला तो वो फौरन अपने जो है वो शेल के अंदर चला जाएगा, एंड देन आपको कोई जवाब नहीं देगा जो है। बी पेशेंट, स्टे काम। ये उसकी जो है वो बेसिक आपकी जो है वो एटीट्यूड की एडजस्टमेंट्स है। द नथिंग पर्सन। नो वर्बल फीडबैक, नो नॉन वर्बल फीडबैक, नथिंग। व्हाट एल्स कुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द नथिंग पर्सन। देखें, नथिंग पर्सन जो है उसने आपको किसी भी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। ठीक है, आप उससे सवाल करेंगे वो आपको जवाब ही नहीं देगा जो है ना, किसी किस्म का फीडबैक नहीं देगा। ये वाली चीजें ना बहुत पेनफुल होती हैं, स्पेशली इन द कंपनीज, इन द टीम्स, कि आपको ऐसे लोग जब आपके साथ एडजस्ट हो जाते हैं, आपके साथ आ जाते हैं, आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते, वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनको हैंडल करना जो है। तो उसके लिए क्या है कि प्लान इनफ टाइम। इनके साथ जब भी आपने चीज डिस्कस करनी है, आपके पास अच्छा खासा टाइम होना चाहिए, बिकॉज इनको आपने इनके शेल से निकालना है, इनको आपने कॉन्फिडेंस देना है। सो यू नीड टाइम। ठीक है, प्लान इनफ टाइम। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है, आपने क्या करना है, इनके साथ इस तरह का सवाल करना है जिसमें ओपन एंडेड हो। वाई, व्हाट, व्हेन, विच, हाउ। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। तो आपने ऐसा क्वेश्चन करना है जिससे पता चले कि कैसे होगा, क्या होगा, क्या सोचा है, मतलब जिससे वो बोलना शुरू करे जो है। और जब वो बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी इंटेंशन क्या है जो है, करना क्या चाह रहे हैं जो है ना। तो इसका ओपन एंडेड क्वेश्चंस की आपको मतलब प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस कैसे करते हैं जो है। लाइटिंग इन अप। आपने क्या करना है कि इनको जो है वो आपने इस तरह से आपने इनके ऊपर फोकस करना है, इस तरह से रोशनी डालें इनकी चीजों पे, ताकि ये अपने आप को जो है वो बाहर लेकर आए जो है। और सम टाइम आपको गैस करना पड़ता है कि ये चाहते क्या है। ठीक है, आपको खुद से भी अपनी जिसको कहते हैं ना सिक्स सेंस, उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसको आप यूज करके आप इस जज कर सकते हैं कि बेसिकली ये चाहते क्या है जो है। शो द फ्यूचर। जब आपने इनके साथ बात करनी है तो आपने इनको हेल्प आउट करना है चीजों को फ्यूचर दिखाने में, कि क्या ये चीज जब ऐसे होगी तो इसका क्या आगे रिस्पॉन्स आएगा, क्या मैं चाह रहा हूं, क्या टीम चाह रही है, क्या फैमिली चाह रही है। तो शायद ये उसके बाद जब चीजों को इनका फ्यूचर इनको अच्छी तरह नजर आए तो ये बेहतर तरीके से आपको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं जो है। एंड एडजस्ट योर फ्यूचर, स्लो डाउन। चीजों को स्लो डाउन करना। नथिंग पर्सन के साथ कभी भी चीजें आपने फास्ट करने की कोशिश नहीं करनी कि जल्दी जल्दी रैप अप कर जाए उसके कॉन्फ्लिक्ट को, उसको स्लो डाउन करें जो है। अंडरस्टैंड द इंटेंट। इसमें आपको अपनी सिक्स सेंस को भी यूज करना है, जैसे हमने ऊपर बात की है, इनकी इंटेंट को समझने के लिए। एंड अवॉइड गेटिंग एंग्री। गुस्सा नहीं करना है इनके साथ। गुस्सा किया तो आपकी तमाम एफर्ट जो है वो जाया चली जाएगी। नो पर्सन मोर डेडली
टू मोरल देन अ स्पीडिंग बुलेट। नो पर्सन जो है मोर पावरफुल देन होप, able to defeat big ideas with a single syllable. Disguised a mind mannered normal person. The no person fight a never ending battle for। हेलो, ये आवाज आ रही है सबको? जी जी आ रही है। ओके। यस नेवर सर, आ एंडिंग रही है। बैटल फॉर फ्यूटिलिटी, होपलेसनेस एंड डिस्पायर। देखें, नो पर्सन जो होता है कि इसका ये इशू ये होता है कि ये कोई भी जी ऐसी आ रही बात। कोई भी ऐसी बात करेगा आपके साथ कि आपका तमाम मोराल जो है वो टोटली जो है ये मतलब उसको डैमेज कर देगा। आपको बिल्कुल से जो है वो इस तरह का आपको चीज का ऐसा रुख दिखाएगा कि आप कहेंगे कि बिल्कुल जो है मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता जो है ना। सो नो पर्सन को जो है हैंडल करना जो है, बिकॉज देखिए नो पर्सन जो होता है ना वो सम टाइम आपको ये देखना होता है कि नो पर्सन सम टाइम जो है वो रियलिटी बेस्ड भी होता है। ठीक है, आपको ये समझना है कि उसकी इंटेंट क्या है। मेरा ख्याल है ये शहजाद साहब शायद ड्राइंग करने के मूड में है। एक सेकेंड जी, इसको भी चलें। गो विद द फ्लो। देखें, नो पर्सन के साथ आपने क्या करना होता है कि नो पर्सन को आपने जब वो जो चीज कह रहा है उसको आपने इंटरप्ट नहीं करना। नो पर्सन के साथ गो विद द फ्लो आपने जाना है। आपने कोशिश करना है कि वो प्रॉपर तरीके से जो उसके अंदर है वो बाहर निकाल दे, जो भी उसकी इंटेंट है, जो उसकी मतलब उसके जो कंसर्न्स है वो आपके साथ डिस्कस कर ले। सो गो विद द फ्लो। नो पर्सन को इंटरप्ट ना करें जब वो अपनी बात को बताने की कोशिश कर रहा हो। यूज दम एज ए रिसोर्स। देखें, जैसे मैंने आपको कहा कि ये एक नो पर्सन जो है वो नॉलेजफुल आदमी भी हो सकता है, आपके लिए बेनिफिट भी हो सकता है। सो उसकी सम टाइम नो पर्सन वो चीज देख रहा होता है जब आपको वो बता रहा होता है, तो शायद वो आप उसको ओवरलुक कर रहे हैं। तो आप शायद उसके साथ डिस्कशन में जाएं तो कुछ ऐसा एंगल आपको समझ आए जो आपको पता चले कि यार ये चीज तो इस तरह थी, मैंने देखा ही नहीं है। तो एज ए रिसोर्स भी इसको यूज कर सकते हैं आप जो है। लीव द डोर ओपन। नो पर्सन के लिए कभी भी अपना मतलब बंद ना करें दरवाजा कि नहीं यार इससे मुझे बात ही नहीं करनी है, इसको मैं हैंडल ही नहीं करना। नो पर्सन हमेशा आपके लिए जो है वो नुकसानदेह नहीं हो सकता, आपको बेनिफिट भी दे सकता है। गो फॉर द प्लोरिटी रिस्पॉन्स। देखें, आपको समटाइम ऐसा रिस्पॉन्स जो है उसके लिए तैयार रहना चाहिए कि ये किसी भी वक्त आपके साथ बात करते करते एक ऐसा रिस्पांस देगा कि आप दोबारा अपने उस पे जो है वो चले जाएंगे डिफेंस में के, और आप दोबारा अपना जो है ना मोराल डाउन करके बैठ जाएंगे कि ये क्या हुआ है, जो इसने क्या मैंने मतलब कितनी होपफुल उसके साथ बात की थी और उसने एंड में क्या किया जो है। तो ये कोई भी आपको रिस्पांस दे सकता है, उसके लिए मेंटली आपने प्रिपेयर्ड रहना है जो है। एक्नॉलेज देयर गुड इंटेंट। जब आपको इनकी इंटेंट समझ आ जाए तो उसको एक्नॉलेज करें, ताकि उसको ये पता चले कि मैं अगर किसी चीज के ऊपर इनकार कर रहा हूं तो उसकी रीजनिंग जो है मेरे जिसके साथ बात कर रहा हूं उसे समझ आ गई है बात जो है। मेंटेन योर पर्सपेक्टिव। जो आपका पर्सपेक्टिव है उसको मेंटेन करें इसके साथ। आई मीन ये सारी चीजें तब होंगी जब आपके वो पांच चीजें आप करेंगे। ब्लेंड कर रहे होंगे, बैक ट्रैक कर रहे होंगे, ठीक है, क्लैरिफाई कर रहे होंगे चीजों को, उसके बाद समराइज करेंगे एंड देन उसको कंफर्म कर रहे होंगे। जब ये पांच आप जो है वो पैटर्न पूरे कर रहे होंगे तो आपका पर्सपेक्टिव जो है वो अंडरस्टैंड कर लेगा। बी पेशेंट, बेसिक लॉ, बी पेशेंट इन एनी केस जो है। एंड एप्रिशिएट द नो पर्सन। जब आपको नो पर्सन का इंटेंट समझ आ जाए तो फिर उसको एप्रिशिएट भी करें, देन वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। अच्छा जी, लास्ट वन इज द वाइनर। वाइनर फील हेल्पलेस एंड ओवरवेल्म्ड बाय एन अनफेयर वर्ल्ड। Their standard is perfection, and no one and nothing measures up to it. But misery love company, so they bring their problems to you, offering solutions, आप make you पक्का बंद happy। करके माँ चला देना तो फिर यहाँ कूड़ा ना उड़े। एक सेकेंड जी प्लीज, ये लेट मी चेक कौन अनम्यूट है। ओके जी।
ओके जी। अच्छा जी, वाइनर वाइनर का मसला ये होता है कि वाइनर भी अनफॉर्चुनेटली हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो इस कैटेगरी में फॉल कर गए हैं। स्पेशली हमारी जो मुल्की सिचुएशन है उसके अंदर तो बहुत ही लोग ऐसे हैं जो कि हर वक्त आपको ये बताएंगे कि सिचुएशन बहुत ख़राब है, मुल्की हालात बहुत ख़राब है, फैमिलीज बहुत ख़राब है, और आपने क्या है कि कोई भी मेरी बात नहीं सुनता, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई बंदा मेरे साथ नहीं है। तो ऐसे लोगों को जो सेल्फ पिटी में हो, वो एक बेसिकली एक प्रॉब्लम में होते हैं। उनका जो है एक इनर जो है उसको अंडरस्टैंड करना, उनका इमोशन को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी होता है जो है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या करना होता है, लिसन फॉर द मेन पॉइंट्स, अंडरस्टैंड करें कि उनके मेन पॉइंट्स क्या हैं, वो कहना क्या चाहते हैं जो है, राइट। उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। इंटरप्ट एंड गेट स्पेसिफिक। देखें, जो वाइनर होता है ना वो हमेशा जनरलाइज गुफ्तगू करता है, इससे आप उनको बड़ी अच्छी तरह आइडेंटिफाई कर लें। वो हमेशा ये कहेंगे लोग ऐसे कहते हैं, हमने ऐसे देखा, ठीक है, सब जगह ऐसे ही होता है, ठीक है, और फला फला लोगों ने ऐसे ही कहा, ठीक है। तो हमेशा जनरलाइज गुफ्तगू करें, वो कभी स्पेसिफिक नहीं बताएंगे कि ये चीज को मैंने ऐसे देखा, मैंने इस तरह फील किया। वो कहेंगे क्योंकि सारे ऐसे कहते हैं इसलिए मैं भी ऐसे ही समझ रहा हूँ जो है। तो उनको जब भी वो बात करें उनको इंटरप्ट करें और उनको कोशिश करें कि वो स्पेसिफिक उस पॉइंट पर रहें कि असल पॉइंट क्या है जो है। शिफ्ट द फोकस टू सोल्यूशन, ठीक है। उनका फोकस आप उनको बताएं कि हाँ सारा कुछ ठीक है, ये ऐसे है, आप बताएं सोल्यूशन क्या है, करना कैसे है, किस तरह से इसको हैंडल कर सकते हैं। सो उन्हें सॉल्यूशंस की तरफ लेके जाएं, कंप्लेनिंग वाले उस एटीट्यूड से सॉल्यूशंस की तरफ लेकर आए जो है। शो देम द फ्यूचर। उनको देखें, आप वाइनर को फ्यूचर दिखाना बड़ा जरूरी है, उनको ये बताना बड़ा जरूरी है कि ऐसे ही नहीं है, चीजें बहुत सारी ठीक भी होती हैं, चीजें ठीक हो सकती हैं। तो अगर आप उनको ब्राइटर फ्यूचर दिखाएंगे तो उनकी अंडरस्टैंडिंग में उनको बेनिफिट हो जाएगा। ड्रॉ द लाइन, और उनको एक लाइन ड्रॉ करके बताएं कि देखें ये वो सिचुएशन है जहां से नेगेटिव थिंकिंग शुरू होती है, ये नेगेटिविटी है, ये पॉजिटिविटी है। इस फाइन लाइन के अंदर आपने कहाँ पे होना है। जब वो उस लाइन को क्रॉस कर रहे हो तो उनको दोबारा पकड़ के उस लाइन के अंदर लेकर आए जो कि पॉजिटिव लाइन है। आपका एटीट्यूड कैसे एडजस्ट होना चाहिए। डोंट एग्री और डिसएग्री विद वाइनर। वाइनर के साथ एग्री और डिसएग्री नहीं होना, आपने उसकी बात को प्रॉपरली सुनना है अंडरस्टैंड करने के लिए जो। सो अपना आपने जो है वो जजमेंट नहीं देनी है उसको जो है। डोंट ट्राई टू सॉल्व वाइनर्स वाइनर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आप कोशिश करते रहेंगे तो आप भी उसी के अंदर फंस जाएंगे। उसको प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना, आपने उसको सोल्यूशन देना है कि वो खुद सॉल्व करे अपनी प्रॉब्लम को जो है। डोंट आस्क वाइनर व्हाई दे आर कंप्लेनिंग। अगर आपने इसमें आप चले गए और इसमें आप फंस गए कि आपने वाइनर को ये कहना शुरू पूछना शुरू कर दिया कि आप कंप्लेन क्यों कर रहे हैं और क्या वजह, तो आप समझें कि आप भी जो है वो उसके उस फ्लो के अंदर जो है वो बह जाएंगे, और एक नेवर एंडिंग स्टोरी है जिसके अंदर आप उलझ जाएंगे जो है। अच्छा जी, ये हमने अ, इसको हमने ओके जी। अच्छा जी, यहां तक कोई किसी का क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं जो है। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे साथ। सर बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली जो है ना आपने हर सिचुएशन के लिए जो दिए पॉइंट, उसका मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि हमें पर्सनली भी एक दफा इस सारी प्रेजेंटेशन को जब आप रिकॉर्डिंग चैनल पे डालेंगे तो एक दफा उसके बैठ के हम thoroughly देखेंगे, ठीक है और जी। फिर इसको जो है वो अपनी डेली रूटीन प्रैक्टिस में जो है ना हम इस पे जब वर्क शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल में असल हमारे लिए प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई तब होंगे और फिर एक हेल्दी डिस्कशन जो है हो सकती है। वैसे तो आपने सारी चीजें आइडेंटिफाई भी कर दी हैं और उनको कैसे टैकल करना है वो भी बड़ा डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिवली बता दी है। ओके जी, ओके। अच्छा, अब एक लेकिन मेरे चूंकि सेशन लंबा है, जी हाँ, जी हाँ, सेशन लंबा है,
और इसको जो है ना 2-3 दफा बहुत लोग करेंगे तो फिर ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। अच्छा जी, एक अब मुझे आपका जो है यहाँ पे सबका रिस्पांस चाहिए। वो ये चाहिए कि अगर आपका ये सेशन जो है, ये आप इसको अपने चैट बॉक्स के अंदर आपने इसको रिस्पॉन्ड करना ये है। ओके जी, अब अगर कोई मेरे साथ इस वक्त चाहे कि वो कोई अगर अपना कोई शेयर करना चाहें कि कोई आपका कोई प्रॉब्लम ऐसा पर्सन है, तो हम एज ए केस स्टडी इस वक्त हम उसके ऊपर, यानी ये जो हमने इंटेंट्स देखी हैं, इन इंटेंट्स के ऊपर अगर हम बात करना चाहें तो हम किसी के साथ एज ए केस स्टडी हम बात कर सकते हैं ताकि हमारी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो अगर कोई एज ए वॉलेंटियर मेरे साथ बात करना चाहे तो मोस्ट वेलकम जो है। सर ये बताएं, एक पर्सन ऐसा है जो हर बात पे जो है वो नाराज हो जाता है, सॉरी, हर बात पे। और नाराज हो जाता है, ओके। और वो जो है ना नाराज होने के बाद 9% बन जाता है। ठीक हो गया। तो मतलब आप कब कब जो है ना उसके साथ एग्री करेंगे तो चीजें सही रहेंगी, जब कोई चीज अगेंस्ट होगी और वो 9% के बिहेवियर में चला जाएगा, ठीक हो गया। तो जिसका स्टबन बिहेवियर आप कह रहे हैं कि जिद जब तक पूरी ना हो तब तक जो है ना आगे मूव नहीं करता, तो फिर वो 9% में चला जाता है। हाउ ठीक। वी कैन डिफ्यूज द सिचुएशन, हाउ वी कैन हैंडल सच बिहेवियर। ठीक हो गया जी। तो इसके लिए आपका अगर नो पर्सन के लिए आप जब कोई बंदा है तो आपने कभी एज ए नो पर्सन देखा कि उसकी इंटेंशन क्या थी, वो किस टाइम पे नो पर्सन हुआ? जब भी कोई बात उसकी जो है वो पूरी ना हो, या कोई चीज जो है जिस चीज से वो विलिंग नहीं है, ये क्यों नहीं, तो उसके बाद बिहेवियर जो है वो 9% है। अच्छा, नो पर्सन बिहेवियर होता है और उसके बाद जो है वो बिल्कुल जो है वो उसके ऊपर आ जाता है, नथिंग पर्सन में आ जाता है, फिर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है आपको। मुझे फिर नथिंग पर्सन। नथिंग पर्सन में आ जाते हैं। अच्छा देखें जी, नो पर्सन के लिए हमने जो चीजें निकालनी थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि अगर आपको इंटेंट समझ आ गई कि इंटेंट उनकी क्या है, कि अगर वो नो पर्सन जो है वो क्या अप्रिसिएशन चाह रहे हैं या कोई टास्क चाह रहे हैं जो है ना, तो अभी कभी आप उनकी इंटेंट को अंडरस्टैंड कर सके कि इंटेंट क्या है, तो रिलेटेड टू नॉर्मली टास्क तो होती जो है। है ना वो टास्क टास्क रिलेटेड होती है। टास्क रिलेटेड होती है जो है। अच्छा, अब जब और टास्क, टास्क समटाइम ऐसा होता है, टास्क जो कि पूरा नहीं किया जा सकता टास्क, ठीक है, ठीक मतलब हो गया। वो सिचुएशन में किसी भी सूरत जो वो टास्क नहीं, वो कहते हैं ना, अनोखा लाडला खेलने को मांगे चांद। आप ठीक हो चांद कहाँ से लेके आएंगे? ओके। यहाँ आप बंधे हैं इस सिचुएशन में, आप इस इंसान को कैसे पूरा करेंगे? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जो है। देखें, जब आपने नो पर्सन के साथ आपने चीज कर रहे होने, डिस्कस कर रहे होने, तो उस वक्त आपने जो, अब नेक्स्ट टाइम जब आप करें तो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये होनी चाहिए कि आपने बातों को, चीजों को आपने बैक ट्रैक करना है। और कभी ऐसे नहीं हो सकता कि आपका और मतलब 360 डिग्री आपके डिफरेंस हो जो है, हमेशा कोई ना कोई चीजें आपकी मिलेंगी आपस में जो है। तो जो आपकी चीजें मिल रही होंगी उन चीजों को कोशिश करनी है कि आपकी वो चीजें आप ब्लेंड कर सकें उनके साथ जो है, जो भी आपका नो पर्सन है। और जब आप उसके साथ ब्लेंड कर रहे होंगे चीजों को, आप डिस्कस करते हुए कुछ चीजों में कॉमन बेनिफिट्स आप निकाल रहे होंगे कि कॉमनली कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपकी और उनकी मिल रही होंगी जो है ना। तो जब वो चीजें आपकी मिलनी शुरू हो जाएं, तो उस वक्त अगर आप बैक ट्रैक करें चीजों को, तो शायद आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर तरीके साथ उनके साथ आप कर सके जो है। मैं सर इसको मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिस करके ना फीडबैक दूंगा इसको आपको। इसको आप प्रैक्टिस करें और आपको ये जो चीजें हैं ये आप डिस्कस करें। तो आई एम 100% श्योर कि अगर ये वाली जो चीजें हैं ये आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको डेफिनेटली इसमें बेनिफिट हो सकता है जो है।
मैंने इसको मैं केस स्टडी करके मैं आपको फीडबैक दूंगा। या श्योर श्योर, और कोई अगर मेरे साथ डिस्कस करना चाहें इसके ऊपर तो मोस्ट वेलकम जी। अस्सलाम वालेकुम याज भाई। जी अशोक भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी सर। एक्सक्यूज एक मी, छोटी आपकी सी केस आवाज स्टडी में। नहीं आ रही। जी मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? बाकी लोगों को आ रही है आवाज जी? जी जी आ रही है। आ, यस सर आ रही है। आ रही है, आ रही है जी, सबको आ रही है। आप प्लीज काइंडली अपने एंड पे चेक कीजिएगा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। जी अशोक भाई प्लीज बताइएगा। जी याज भाई, एक केस स्टडी के हवाले से एक मेरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आजकल मेरे अपने क्लब के अंदर सादत साहब के साथ। ओके जी। वो एक स्नाइपर टाइप चीज जो है ना इस वक्त प्रूवन हो रहे हैं, खुल के ठीक हो सामने भी गया। नहीं आते, बट ही होल्ड्स ऑल द थिंग इन हैंड्स, जबकि ठीक हो उनकी गया। कोई पोजीशन ऐसी नहीं होती। इस ठीक हो तरह गया। की सिचुएशन में कैसे जो है ना उनको हैंडल किया जा सकता है? देखें, आपका स्नाइपर का जो बेसिक इशू होता है वो ये होता है कि वो बेसिकली चाह रहे होते हैं अटेंशन को लेना जो है ना। और डेफिनेटली मेरे ख्याल से जो मैं जितना समझता हूँ कि वो फ्रेंडली स्नाइपर तो नहीं हो सकते हैं। तो एग्जैक्टली। जी हाँ। वो तो रूप तो उनका ऐसा ही होता है, फ्रेंडली, लेकिन अंदर से तो वो बिल्कुल फ्रेंडली नहीं हो सकते। जी हाँ। तो देखें, जब भी स्नाइपर को आपने हैंडल करना है ना, तो उसके लिए अशोक भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपने ग्राउंड के ऊपर जो है ना वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड होके जाना है, और आपने इतना काम एंड क्वाइट रहना है, और उनकी चीज़ों को, जो भी स्नाइपर होता है उसकी चीज़ को आपने ऐसे हैंडल करना है, आपने इस तरह से उसको बैक ट्रैक करना है कि जो लोग सुनने वाले लोग हैं, आसपास के लोग जो हैं, उनकी मेमोरी में वो चीज़ रहे कि स्नाइपर ने क्या कहा था। और बेसिक इंटेंशन, क्योंकि क्या होता है नॉर्मली, क्या होता है जो मैं, मुझे जितना अंदाजा है, आपकी सिचुएशन में थोड़ा सा मुझे अंदाजा है, तो इसमें क्या होता है कि जब डिफरेंट मीटिंग्स होती हैं तो लोग भूल जाते हैं बातों को। तो जब आपने बात को अगर याद रखा हो, या याद रखवाया हो, या बार बार बताया हो, तो लोगों की ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम इस चीज को जो है वो इस तरह से समझ रहे हैं, तो लोगों की मेमोरी को रिकॉल करवाना बड़ा जरूरी है। सो इसके लिए बैक ट्रैक करना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि जब भी बात हो, आपने हमेशा बैक ट्रैक करके बात को आगे लेके जाना है कि पहले ये हुआ था, तो अब ये बात यहां से कंटिन्यू हो रही है जो है। ठीक है। तो इसमें आप, और दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी टाइम में इस उस पे पहुंच गए लेवल पे कि आप स्नाइपर की कैटेगरी को चेंज कर गए, और स्नाइपर जो है वो कहीं टैंक बन गया या कुछ और हो गया, तो आपके लिए जो है ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी हो जाएगी जो है ये जी। मुझे किसी ने किसी, बहुत गुस्सा आ जाता है। अच्छा, ठीक है जी शराद भाई, मैं अभी आपको, आपकी बात को मैं 1 मिनट में एड्रेस कर रहा हूँ जी। मैं जरा अशोक भाई से बात कर रहा हूँ, फिर आपको बताता हूँ। अच्छा जी, जी अशोक भाई, आपको मेरी बात यहाँ तक तो समझ आ गई आपको मेरी बात जो है, कि अगर आपने उनको यार भाई, जो आपने एक्सपोज, बताया ना वो तो बिल्कुल हम करते हैं, एक्सपोज भी हो चुके हैं वो बिल्कुल। ठीक हो लेकिन गया। ही इज सच ए सीनियर पर्सन कि जितने बाकी कोलीग सीनियर पर्सन है ना वो उनको सपोर्ट कर जाते हैं इन स्पाइट ऑफ के वो प्रूवन गिल्टी हैं। ठीक हो गया। और जो न्यू कमर्स हैं वो इन्वॉल्व भी नहीं होते। तो बिल्कुल फिर ठीक है। आपका जो सेगमेंट होता है ना वो बड़ा लिमिटेड हो जाता है, वो सीनियोरिटी के बेस के ऊपर जो है ना इस वक्त उनकी पर्सनैलिटी की वजह से हमारा क्लब टोटल का टोटल जो है ना बहुत बिहाइंड द सीन चला गया है ओवरऑल उसकी पोजीशन। अ, लेकिन उनको शौक है हर चीज को होल्ड और कंट्रोल करने का। उस सिचुएशन को डील करना इस ठीक वक्त है। अच्छा डिफिकल्ट भाई, हुआ हुआ है। इसके लिए जो है ना, ये जरा थोड़ी सी डिफिकल्ट सिचुएशन है। इसके लिए हम जो है ना अलहदा से गुफ्तगू जो है ना इस सेशन के बाद करते हैं जो है। ठीक है, क्योंकि ये वो जरा दूसरा वाला मैटर है, ये सबको एक जनरलाइज नहीं है, तो मैं आपके साथ इसके ऊपर जो है वो इस सेशन के बाद आप इसके ऊपर बात करते हैं जो है ना। अच्छा शहजाद भाई, आपने फरमाया कि आपको बहुत ज़्यादा किसी वक्त गुस्सा आ जाता है। देखें, गुस्सा आने में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि गुस्सा आने की वजह क्या है, इस चीज़ को आपने देखना है। अगर तो वो वजह जो है वो ये है कि आपको कोई चीज़, ऐसा आप काम करते हुए आपको गुस्सा आ जाता है, या कोई चीज़ें आपके मुताबिक पूरी नहीं हो रही होती तो आपको गुस्सा आ जाता है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि मैंने किस चीज़ को कैसे देखना है जो है। तो
आपने अपने इस इंटेंशन को आपने देखना है कि आपको गुस्सा आने की वजह क्या है। जो तो अगर आप वजह आइडेंटिफाई कर लें गुस्सा आने की, तो फिर हम इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड, देखें मैं आपको बताऊं, दूसरे को समझना फिर भी मुश्किल होता है, अपने आप को अंडरस्टैंड करना आसान होता है। तो आप इसके ऊपर जरा फोकस करें और 1 2 दिन 3 दिन हफ्ता इसके ऊपर टाइम लगाएं, एंड देन आप मेरे साथ राब्ता कीजिएगा कि आपने ये आइडेंटिफाई किया कि आपको गुस्सा किस वक्त आता है, किस सिचुएशन में आता है, क्यों आता है, और उस सिचुएशन में जब गुस्सा आता है तो आप चाहते क्या हैं। आपने इसको अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, और अगर ना भी किया तो आप मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा, हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, इंशाल्लाह इसको हैंडल भी कर लेंगे जो है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है, मैं फिर आगे नेक्स्ट उसकी तरफ। देखिए जी एक्सक्यूज प्लीज। मी, ये प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी कि मुझे गुस्सा आता है और मैंने इसको आइडेंटिफाई भी किया हुआ है अपने बच्चों के साथ, और मैंने उनको प्लेंटी ऑफ टाइम बताया हुआ भी है कि आई एम क्वाइट ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है। और मेरे बच्चे जो है दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। मैं कहती हूँ कि मुझे सफाई बहुत पसंद है, तो अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखो, लेकिन वो इस चीज़ को मेरी सुनते नहीं है, दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। ठीक हो गया, तो ठीक। अब मुझे बताएं कि अब इस सिचुएशन में जो आजकल के यूथ है यूनिवर्सिटी से आते हैं, स्कूल से आते हैं, तो अपनी चीजें अंदर फेंक देते हैं, अपनी जगह पे नहीं रखते, ठीक हो गया। सुनते भी नहीं है, तो मैं उनको कैसे डील करूं? फिर मैं तो फिर मैंने ये शुरू कर दिया कि अब मैं उनको कुछ नहीं कहती, मैं अब चुप करके उनकी चीजें उठा के तो उनकी कबर्ड्स में उनकी जगहों पे रख देती हूँ। फिर मैं बस उनको बता देती हूँ, मैं कहती हूँ देखो बेटा अब आप सुन नहीं रहे हैं, तो अब मुझे मजबूरन ये काम आपके बिहाफ पे करना पड़ रहा है, इसलिए ठीक कि अब मैं आपको डांट डांट के थक चुकी हूँ। अब ठीक इससे ज्यादा मेरे अंदर स्टेमिना नहीं है कि मैं आपको ज्यादा डांटूं। ठीक अब हो मेरी गया। वो एज भी नहीं है और आप लोग समझ भी नहीं रहे। ठीक हो तो गया। ठीक हो अल्लाह से दुआ ही कर सकती हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए कि आप ठीक हो इस अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। तो आप ठीक मुझे बताएं, लेकिन मुझे गुस्सा आ जाता है, फिर मैं उनसे नाराज हो जाती हूँ, तो फिर जब वो मुझसे पूछते हैं कि मम्मा आप नाराज हैं, तो मैं कहती हूँ ये क्वेश्चन अब आपके करने का मेरे से नहीं है। ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक। देखें आप जी, मुझे बताएं कि इस मैं सिचुएशन मैं में क्या आपको करूँ? बताता हूं कि देखें, गुस्सा आना, अब आपका जो गुस्से आने की रीजन है वो ये है कि आपका गुस्सा जो है वो टास्क ओरिएंटेड है। आप टास्क जो है वो आपके जो जहन में होते हैं वो जब पूरे नहीं हो पाते तो आपको गुस्सा आता है, ठीक है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। और कोई ऐसी बात नहीं है, बिकॉज बीइंग अ हेड ऑफ द फैमिली, मतलब घर के आप जो ऑर्गेनाइज कर रही हैं खातून, वो डेफिनेटली हेड हैं घर की, और वो उसको सेटल कर रही हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम होना एक बड़ी नेचुरल बात है जो है। इसके लिए देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको अपने बच्चों की भी इंटेंशन समझनी पड़ेगी कि अगर वो चीज कोई नहीं कर पा रहे या वो डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, तो डिसऑर्गेनाइज्ड होने की रीजन क्या है, किस वजह से वो डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, क्या उनके अपने टास्क हैं जो पूरे नहीं हो पा रहे जिसकी वजह से वो डिसऑर्गेनाइज्ड हैं। अब मोबाइल फोन। हमेशा ये होता है कि देखें आजकल क्या है, बिकॉज आपने एक टाइम, बहुत ज्यादा आपने टाइम, फॉर एग्जांपल आप कॉलेज से आए, स्कूल से आए, यूनिवर्सिटी से आए, आपने बहुत ज्यादा टाइम अपना मोबाइल को दे दिया, आपने कुछ टीवी पे देख लिया, आपने कोई गेम खेल ली। अब आपके पास टाइम पीछे बचा नहीं है जो है। जब आपके पास टाइम बचा नहीं, तो उस वजह से आप बहुत सारी चीजें जो उनके लिए अनइम्पॉर्टेंट है वो उसको छोड़ देते हैं जो है। और उस को छोड़ने की वजह से जो है वो मैस क्रिएट होता है जो आपके लिए डिस्टरबेंस का बायस है जो है। तो इसको इसको हमेशा अंडरस्टैंड करने का, उनको भी बताने का तरीका ये है कि आप इस चीज को डिस्कस करके उनको, मतलब ये जो कैटेगरीज हमने आज डिस्कस की, इन कैटेगरीज के ऊपर हम मतलब अप्लाई करके उनके साथ बात करके हम, अब ये, अब आई डोंट नो बच्चे आपके एक हैं या दो हैं, कितने बच्चे हैं, तो आपको हर एक के लिए एक डिफरेंट कैटेगरी के मुताबिक उनके साथ बात करनी होगी जो है। मेरा हाल है, मैं नेक्स्ट उसके ऊपर आता हूँ, इसके ऊपर जी। फोर्थ अनवांटेड बिहेवियर इज यूजली अग्रेसिव। ठीक है जी। अच्छा, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि हमें जो है इस वक्त, बिकॉज नमाज का टाइम हो रहा है, मुझे कुछ बीच में मैसेज आए हैं, तो हम ये है कि आप लोग मेरे साथ टाइम लेके आप 15 to 30 मिनट की हम जूम के ऊपर बातचीत कर सकते हैं। आप मुझे इंडिविजुअली मैसेज कर दें, मैं आपके साथ टाइम उसके ऊपर सेट कर लूंगा, और हम इंडिविजुअल मैसेज पे टाइम लगा के हम जूम के ऊपर जो है वो डिस्कस कर लेंगे। अभी हम इस पॉइंट की तरफ एक आ रहे हैं जी, कि अगर आपने मुझे ये बताना है
कि ये जो आपने सेशन अटेंड किया, इस सेशन को अगर आप मेरी स्क्रीन सबके पास आ रही है जी नजर? प्लीज मुझे जरा आंसर कर दीजिएगा। जी जी आ रही है। ओके। अगर आपने वेयर डू यू फाइंड योर सेल्फ, इस सेशन को नॉट वैल्यूएबल जीरो, जस्ट वैल्यू इनफ वन, वैल्यूएबल बट नीड मोर सपोर्ट टू, एंड सुपर वैल्यूएबल आई विल फ्लाई, यानी अगर आप ये समझते हैं कि इस सेशन के बाद आपने इसको बिल्कुल वैल्यू नहीं किया तो आप नीचे मैसेज में जीरो लिख दें। अगर इस सेशन के बाद आप समझते हैं कि आपने जस्ट वैल्यू इनफ के बस ठीक है, अच्छा था, वैल्यू थोड़ी मिल गई, बट अगर आप समझते हैं कि वैल्यूएबल था बट हमें मजीद सपोर्ट की जरूरत है इसमें, तो आप टू लिख दें। और अगर आप समझते हैं कि ये इट इज़ अ सुपर वैल्यूएबल और मुझे अब मैं इस सेशन के बाद मैं बहुत प्रॉपर तरीके से इक्विप्ड हो गया हूं कि मैं हर तरह के इशू को हैंडल कर सकता हूं और डिफिकल्ट पर्सन को हैंडल कर सकता हूं, तो थ्री लिख दीजिएगा। तो ये सारे लोग जो हैं वो इसमें नीचे अपने मैसेज में ये मुझे लिख दें ताकि हमें इसको ज़रा अंडरस्टैंडिंग हो जाए प्लीज़। टू 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 टू, ठीक है जी, ठीक है, ओके जी, ठीक हो गया जी। अब इसके लिए मैं आपको जो है वो एक हाँ जी, ठीक हो गया जी। मेरा हमारा एक नेक्स्ट सेशन हमारा मेरी एक क्लास स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट वीक के अंदर, उसमें अगर आप लोग में से कोई ज्वाइन करना चाहेंगे तो उसकी मैं डिटेल आपको बता देता हूँ। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें हमने टॉपिक्स को, ये हमारा 2 महीने का कोर्स है, क्लास है 2 महीने की और 8 वीक्स होंगे, एंड एवरी वीक हमारे एक क्लास होगी जो है, जिसमें हमारी ग्रुप क्लास होगी ये सारी। और जो टॉपिक है उसमें हमारा माइंडसेट एंड स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू सक्सीड, क्रूशियल कन्वर्सेशन विद डिफिकल्ट पीपल, हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद योर टीम एंड फैमिली, एंड हाउ टू डील विद डिफिकल्ट पीपल, आर्ट ऑफ क्रूशियल कन्वर्सेशन, conflict resolution, art of communication with difficult people, or practical demonstration of each type of role play. Individual learning on basis of your difficult person type, demo by coach of dealing with all 10 types. ये हमारे 10 टॉपिक्स होंगे। इन टॉपिक्स के ऊपर हम तमाम अपना जो है वो 2 मंथ्स का सेशन करेंगे, और ये तमाम आपके जो इश्यूज हैं, जो इंडिविजुअल इश्यूज हैं, इन तमाम इंडिविजुअल इश्यूज के ऊपर हम बात करके उनको हम रिजॉल्व करेंगे। और ये वाली तमाम टेक्निक्स और तमाम साइकोलॉजी विद सम प्रैक्टिकल जो है वो आपके उसके साथ जो है वो नोट्स के साथ आपको दिए जाएंगे, ताकि आप उनको जो है वो अंडरस्टैंड करके प्रॉपरली अप्लाई कर सकें। और उसके बाद आपके पास एक प्रॉपर ग्रुप हमारा फॉर्म होगा जिसमें आपके पास एक रेगुलर जो है वो सपोर्ट होगी फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। आपका कोई भी इशू होगा तो आप उस ग्रुप के अंदर जब आप डिस्कस करेंगे तो हम उसको जो है वो फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स के बाद नेक्स्ट 4 मंथ्स हम मजीद उसको जो है वो टाइम देंगे। उसमें इंडिविजुअली कोई भी इशू होगा तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे। आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं जो है। इसके जो बोनसेस इसमें एडेड हैं वो हैं आपके क्वेश्चन आंसर सेशंस होंगे, जिसमें कोई भी आपका जो डाउट है उसके ऊपर हम बात करें। इंडिविजुअल केस स्टडीज होंगी, हम इंडिविजुअल केस स्टडीज के ऊपर हम काम करेंगे। एंड रिटन गाइड फॉर ईच की प्रोग्राम, जितने 10 आपको टॉपिक दिए हैं इनके ऊपर सबके ऊपर एक रिटन गाइड होगी, हर प्रोग्राम को कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो एक कंप्लीट रिटन गाइड होगी आपके पास जो है। एंड इसकी जो हमारी कॉस्ट है, इसकी हमारा जो फी है इसकी, दैट इज 8 वीक ग्रुप कोर्स की है, दैट इज 90,000, और फॉर 2 आवर्स क्लास पर वीक। ठीक है, ये हमारा एक रेगुलर सेशन है जिसकी फीस होती है। अभी हमारा जो सेशन है इसको हमने टिल 4 अगस्त इसको हमने रखा हुआ है 35,000 पे। और अगर कोई आप में से आज कमिटमेंट करके मुझे मैसेज कर देते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर बता देते हैं, तो आपका ये 25,000 पे होगा। कल बताएंगे तो देन 35,000 पे। क्लास हमारी नेक्स्ट वीक पे स्टार्ट हो जाएगी जो है। और
उसके बाद अगर कोई कपल्स हैं, दो लोग आना चाहते हैं कंपनी में से या आपकी फैमिली में से जो है दो लोग आना चाहते हैं, तो वो भी 35,000 पे होगी जो है। ठीक है जी, ये उसकी डिटेल्स हैं। अगर आप में इसमें कोई किसी का क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नीचे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स आ गए। इसमें दोनों पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉलिंग नंबर भी यही है। तो ये इसकी है जो है। नेक्स्ट हमारा जो है वो नेक्स्ट वीक के अंदर, जो कमिंग वीक है, इसके अंदर हम अपनी ओरिएंटेशन क्लास जो है हम अपनी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर कोई उनमें से आप में से ज्वाइन करना चाहेगा तो आज के दिन के अंदर कोई मुझे कमिटमेंट बता देगा, दैट इज 25,000, कल तक 35,000 है, और कपल अगर कोई आना चाहेगा तो उनके लिए भी 35,000 होगा। ओके जी। अच्छा जी, आप कोई किसी का कोई मजीद कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग अभी तक के लिए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सेशन का जो हमारा हुआ है उसके ऊपर अगर कोई मजीद बातचीत हो तो वो आप मुझसे ग्रुप में कर सकते हैं। कोर्स में आप में से कोई मेरे साथ इन क्लासेस को जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो मुझे मैसेज करके बता दें। और उसके अलावा कोई, या टुडे इज 25,000। जी, ये क्वेश्चन एक आया था, तो आज तक के लिए, रात तक के लिए आप मुझे कॉल करके बता देंगे तो दैट इज 25,000, कल 35,000। और उसके बाद हमारा, क्योंकि हमारा को ऑलमोस्ट हमारी क्लास पैक हो गई हुई है, तो उसके बाद हमने मजीद नहीं हम लेंगे, फिर हमारा ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कोर्स जो है वो आफ्टर 2 मंथ्स जो हम इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे जो है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको जो है अभी एंड करते हैं यहाँ पे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दें। अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चन किसी के ज़हन में आया तो प्लीज़ मुझे उसमें ग्रुप में मैसेज या इंडिविजुअल मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। और नो सेशन, मोड ऑफ पेमेंट, आप पेमेंट जी थ्रू बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, और थ्रू आप उस पे जो है वो जैस के थ्रू भी कर सकते हैं, बट बैंक ट्रांसफर इज मच बेटर जो है। तो वो मैं, जो भी मुझे मैसेज करेंगे उनको मैं भेज दूंगा, लिंक भेज दूंगा मैं उसका। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छी आपकी जो है वो एक्टिव क्लास थी जो है। ओके।